ये सुबह का जो पिया गया पानी है उसके बारे में हमारा शास्त्र बोलता है, रोग जरा परिमुक्तो जीवेद वत्सर शतम से अग्रम। रोग जरा मिस रोगों से और जरा मिस बुढ़ापे से दूर रखता है। जीवेद वत्सर शतम से अग्रम, आप 100 वर्ष से अधिक भी जी सकते हैं। रियली? यस। जो आधार बना है आयुर्वेद का वो इन 7 पुस्तकों से बना है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह, उसके बाद माधव निदान, शारंगधर, भाव प्रकाश और अथर्ववेद। उन लोगों से जो ये बोलते हैं कि खाने के साथ पानी मत पियो, मैं उनसे कहता हूँ कहाँ लिखा है? खाने पीने के बारे में जो एक ज्ञान जिसको वैज्ञानिक तरीके से पूरे तर्क के साथ विस्तार के साथ अगर कहीं बतलाया गया है तो वो विज्ञान है आयुर्वेद। सर, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो ये जो 5 तत्व हैं वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं, और अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या बॉडी में बीमारियां पैदा हो सकती हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम पंचभौतिक शरीर है हमारा। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं को 5 बेसिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एंड इसमें जो फंक्शंस चल रहे हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस, उनको जो 3 एनर्जीज कर रही हैं उनका नाम है वात, पित्त और कफ। इनका जरा सा अगर रखरखाव गड़बड़ हुआ तो ये हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी मेडिसिन लें, आयुर्वेद पे जाएं या एलोपैथी पे जाएं। सीक्वेंस ये होना चाहिए, हर मसाले का उपयोग हमें जानना चाहिए, उसके बाद फिर हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसके बाद एलोपैथिक मेडिसिन। डेफिनेटली जब हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो दे आर केमिकल मेडिसिन, एंड हमारा शरीर केमिकल मेडिसिन के लिए नहीं बना है। चाय की पत्ती जानते हैं आप? अगर आपको लूज मोशंस होने शुरू हो रहे हैं, आप चाय की पत्ती आधा चम्मच उठा करके पानी के साथ फाकी मार लीजिए, ताज़ा पानी के साथ, आपके लूज मोशन रुक जाते हैं। जो घर में हम रेमेडीज करते हैं और मार्केट में आयुर्वेद मेडिसिन मिलती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए हमारा? अच्छा क्वांटिटी में फाइबर जाना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन जाना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में फैट जाना चाहिए। विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन फैट के साथ होता है। वो सब वेस्ट है अगर आपके इंटेस्टाइन में फैट नहीं है तो। दूध कब पिएं? एडल्ट्स को दूध जो है आफ्टर डिनर पीना चाहिए। सुबह 1 गिलास पानी, दोपहर में 1 गिलास छाछ और रात में 1 गिलास दूध जो पीता है उसको वैद्य के दर्शन करने की, मतलब डॉक्टर के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम बीमार पड़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन लें या आयुर्वेद लें। आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आयुर्वेद के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, जो एमडी गोल्ड मेडलिस्ट। और सर, आपके बारे में पढ़ा तो पता चला कि आपको जलदूत, जल प्रहरी और जल नायक जैसी उपाधियाँ मिली हैं। सबसे पहले तो आप ये क्लियर करो कि ये आपको क्यों मिली हैं और आप किस मिशन पर हो? देखिए तवलीन, आपने सही कहा, जलदूत, जल नायक, जल प्रहरी जैसे सम्मान प्राप्त हुए मुझे सौभाग्य से, क्योंकि मैंने जल सेवन की वैदिक विधि, यानी कि हमारे वेदों के हिसाब से हमारे चरक के हिसाब से, सुश्रुत महर्षि के हिसाब से, वाग्भट के हिसाब से किस तरह से पानी पीना चाहिए, उसकी मात्रा कैसी हो, उसका रूप कैसा हो, किस समय पिएं, किस विधि से पिएं, ये सब जो है बड़ा इम्पोर्टेंट एक विषय मुझे 2016 में, लगभग आज से आप कह सकते हैं कि लगभग 10 वर्ष पूर्व मेरे संज्ञान में आया। मैंने जाना और फिर मुझे लगा कि अरे हम तो इतनी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि एक उस समय बिलीव था कि अगर स्वस्थ रहना है तो आप खूब पानी पीजिए, और जितना अधिक पानी पिएंगे उतना अच्छा है शरीर के लिए। बॉडी को डिटॉक्स करना है तो पानी पीजिए, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखना है, कॉन्स्टिपेशन ठीक रखना है तो पानी पीजिए, वजन कम रखना है तो पानी पीजिए, तो डायबिटीज़ ठीक करना है तो पानी पीजिए, ब्लड प्रेशर ठीक करना है तो पानी पीजिए, और कैंसर से भी बचना है तो पानी पीजिए। एक इस तरह का माहौल, वो उस समय व्हाट्सएप मैसेज चलते थे ना कि इतने लीटर पानी पिएंगे तो ये नहीं होगा, तो वो सब पढ़ता था। और फिर जब शास्त्रों को मैंने देखा तो वहाँ पर बिल्कुल अपोजिट बात नज़र आई। तब मुझे पता लगा कि अरे साहब, ये तो एक सिंपल सी चीज़, लेकिन इतना, मतलब हम लोग अज्ञानता में जी रहे हैं, इतने भ्रम में हम लोग जी रहे हैं। तो फिर मैंने बीड़ा उठाई कि अगर
मैं इस चीज़ को पढ़ पाया शास्त्रों में, तो कहीं ना कहीं महर्षि चरक की, सुश्रुत की, वाग्भट जी की इच्छा हो गई कि ये काम मुझसे कराना है। तो मैंने जी। उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के फिर मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम था जल अमृत या विष। वापस फिर मैंने इंग्लिश में भी उसको लिखा, वाटर एलिक्जर और पॉइजन। और फिर उस पूरे ज्ञान को जो हमारे शास्त्रों से था, हमारे वेदों से था, महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट का था, उसको लेकर के फिर मैं समाज में उतर आया। एंड तवलीन मैंने लगभग 22 स्टेट्स इंडिया की मैंने कवर की, मोर देन 80 कॉन्फ्रेंसेस की हैं, और लगभग 10 करोड़ लोगों तक मैं जल सेवन की वैदिक वाह विधि सर! को पहुंचा चुका हूं। एंड यू विल नॉट बिलीव, केवल पानी पीने के तरीके को सही करके, और किस समय पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, ये सही करके लोगों के शुगर ठीक हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर ठीक हो रहे हैं, उनके डाइजेशन ठीक हो रहे हैं, उनका वेट जो बढ़ रहा था वो कंट्रोल में आना शुरू हो गया। तो जब ये काम कर रहा हूँ, लोग खुश हो रहे हैं, सरकारें खुश हो रही हैं, तो फिर वो सम्मान के रूप में चलो जी डॉक्टर साहब, जल दूत, जल प्रहरी, ये सब हो रहा है। लेकिन इट्स वेरी गुड कॉज, एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि ईश्वर ने मुझे चुना इस काम के लिए। तो फिर इसी टॉपिक से शुरुआत करते हैं। हाँ। आप यही पहले तो राज खोल दो कि पानी कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, और जो अभी इतने सालों से, बचपन से हम गलत करते आ रहे हैं कि ज़्यादा पानी पियो, पहले तो इसका रहस्य खोल दो कि जी पानी कैसे हाँ पिए। तवलीन, पहले तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को इस मिथ से हमने बाहर करना है कि आप जितना अधिक पानी पिएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। हमारा शास्त्र बोलता है केवलम से औषधम पक्वम आमम उष्णम हितम च तत् समीक्षे मात्राया युक्तम अमृतम विषम अन्यथा। मतलब मोटे मोटे तौर पे मात्राया युक्तम अमृतम, मात्रा में मीन्स जितनी क्वांटिटी क्वांटिटी। हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड है उतना पिया गया जल अमृत के जैसा है, आपको जीवन देता है, और नहीं तो शरीर को इतना नुकसान पहुंचाता है कि उसको विष तक की संज्ञा दी गई है। तो ओह! पहले तो एक ये मिथ ब्रेक करना है कि अधिक पानी पीने से हम स्वस्थ रहेंगे। फिर एक और आपका विश्वास जगाने के लिए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ शास्त्रों का बोल रहा हूँ, एक और सूत्र आया है, अति योगेन सलीलम त्रश्यतो अपि प्रयोजितम। अति योगेन सलीलम का मतलब है अति योग में आपने पानी पिया, त्रश्यतो अपि प्रयोजितम, प्यास लगने पर भी, प्रयाति पित्त श्लेष्मत्वम, आपके पित्त और कफ दोष, जब आप आयुर्वेद की अभी बात करेंगे जी, जी। तो ये सारे शब्द आपको समझ में आएंगे, वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है। तो आपके ये दोष जो है वो बढ़ करके आपको बीमार कर देते हैं। और कौन कौन सी बीमारी करते हैं, आम अत्रट निंद्रा तंद्रा आधमान अंग गौरवम कास अग्निसाध हल्लास प्रसेक श्वास पिंसान। तवलीन बहुत क्लियरली मेंशन है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज हम जो भी बातें करेंगे वो मैं हमेशा बोलता हूँ शास्त्र को सामने रख के, अपने वेदों को सामने रख के। ये जो आज मैं जो आपको मैसेज देके जाऊंगा आपको और आपके दर्शकों को, वो सब वेदोक्त होगा, वेदों की वाणी होगी। तो जी। मैं पहला स्टेटमेंट तो ये दे रहा हूँ कि आपको पानी उतना पीना है जितना शरीर की आवश्यकता है। बढ़ाकर पानी पीना आपको सेहतमंद नहीं बनाएगा बल्कि आपको बीमार कर देगा। ठीक है जी। जी। अब आपका क्वेश्चन ये है कि कितना पानी पिए। जी। तो पानी पीने के दो समय, एक जिसे हम बोलते हैं असेंशियल। असेंशियल का मतलब है उससे प्यास से मतलब नहीं है, उस समय शरीर को पानी मिलना चाहिए। ओके। दूसरा समय तवलीन होता है जब प्यास लगे। हुँ। तो पहले जो असेंशियल हैं वो 3 समय हैं जो प्यास पे निर्भर नहीं करते बल्कि वो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उस समय पानी की। मतलब उन 3 समय हमें पानी पीना ही पीना है, हाँ, हमें प्यास लगे या या ना ना लगे। लगे। ठीक है। तो पहला वो समय है सुबह उठ करके 1 गिलास पानी, लगभग 250 ml पानी हर आदमी को पीने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। और ठीक है? इसके साथ भी कोई कंडीशन है कि कोई पानी कंडीशन नहीं है। गरम, गुनगुना, आप नॉर्मल? ठंडा ना हो, ठीक है। आपका ताज़ा पानी हो तब भी चलेगा, अगर गर्म है तो भी चलेगा। आप ठीक रात्रि है। में, आज के टाइम पे हमारे पास थर्मस हैं, आप हल्का कोसा पानी उसमें रख दीजिए बेड साइड पे, और सुबह उठते ही सबसे पहले थर्मस से आप 1 गिलास पानी भरिए और बिस्तर छोड़ने से पहले उस पानी को पी लीजिए। ठीक है। और तवलीन यू विल बी सरप्राइज, ये सुबह का जो पिया गया पानी है उसके बारे में हमारा शास्त्र बोलता है रोग जरहा परिमुक्तो जीवेद वत्सर शतम से अग्रम, कि ये जो सुबह अगर आप 1 गिलास पानी पीते हैं ये कितना अद्भुत है। रोग जरा मिस रोगों से और जरा मिस बुढ़ापे से दूर रखता है।
जीवेद वत्सर शतम सागरम, आप 100 वर्ष से अधिक भी जी सकते हैं। अब सोचो, एक छोटा सा अभ्यास, सुबह 1 गिलास पानी पीना बिस्तर छोड़ने से पहले, और आप बीमारियों से दूर, जल्दी से बूढ़े नहीं होंगे और 100 वर्ष से अधिक भी जी पाएंगे। दूसरा असेंशियल समय है तवलीन, भोजन के साथ। फिर एक मिथ ब्रेक करने जा रहा हूं आपका, हाँ, क्योंकि आपको शायद घर में भी बाहर भी सब लोग ये बोलते हैं ना, खाने के साथ पानी मत नहीं पियो। पीना। तवलीन, मैं उन लोगों से जो ये बोलते हैं कि खाने के साथ पानी मत पियो, मैं उनसे कहता हूं कहाँ लिखा है? चरक में, सुश्रुत में, वाग्भट में, माधव में, शारंगधर में, भाव प्रकाश में, अथर्ववेद में, दिखाओ ना। कोई सोर्स, किसी सोर्स में ऐसा कहीं नहीं कोई लिखा। रेफरेंस तो दिखाओ ना। हम्म, बस किसने बोल दिया, बस सब लोग वही बोलने लगे। और जबकि फिर गौरव के साथ बोल रहा हूं, तवलीन, खाने पीने के बारे में जो एक ज्ञान, जिसको वैज्ञानिक तरीके से पूरे तर्क के साथ, विस्तार के साथ अगर कहीं बतलाया गया है, तो वो विज्ञान है आयुर्वेद। और आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपको सीधे सीधे 7 पुस्तकें देखने में मिलेंगी। कौन कौन सी? एक ग्रुप कहलाता है व्रतत्रयी। व्रतत्रयी का मतलब व्रत मिस बड़ी, त्रय मिस 3 Okay. बड़ी पुस्तकें। वो है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट आचार्य द्वारा लिखी गई अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। ये 3 पुस्तकें, इनको बोलते हैं व्रतत्रयी। ओके। एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं लघुत्रयी। लघु मिस छोटी, त्रयी मिस 3 पुस्तकें। वो है माधव निदान, शारंगधर और भाव प्रकाश। ओके। और इन सब के ऊपर एक है हमारा वेद, जिसे हम बोलते हैं अथर्ववेद। हम्म, ये 7 पुस्तकें तवलीन पढ़ ली, मतलब आयुर्वेद पढ़ लिया। ये आपके मतलब आयुर्वेद कोर्स के पूरे करिकुलम का पार्ट है। बिल्कुल। आपको उसके बाद इन्हीं से चरक संहिता से निकल के किसी ने कुछ अध्यायों की एक विवेचना के साथ पुस्तक लिख दी, वो अलग बात है। सुश्रुत के कुछ अध्यायों को लेकर किसी ने एक पुस्तक लिख दी, वो अलग बात है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो आधार बना है आयुर्वेद का, वो इन 7 पुस्तकों से बना है। तवलीन, रिपीट करता हूं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह लिखी थी महर्षि वाग्भट ने। उसके बाद माधव निदान, शारंगधर, भाव प्रकाश और अथर्ववेद। तो इन 7 को आधार बना करके आज का हमारा कन्वर्सेशन होगा। तो किसी को ये डाउट नहीं पैदा करना अपने अंदर कि ये डॉक्टर साहब तो पता नहीं कहां से आ गए, क्या क्या उल्टा पढ़ा रहे हैं। जो भी मैं बोल रहा हूं वो कहां लिखा है? वेदों में, शास्त्रों में, और तर्क के साथ और बताना जो है। मेरे अपोजिट बोल रहा है, अब सवाल उनसे पूछना है कि डॉक्टर साहब ने तो चरक सुश्रुत वाग्भट करके बता दिया, आप भी तो लाओ, कौन सा आचार्य कहां बोल रहे हैं जी। तो एक मिथ ये ब्रेक करना चाहता हूं कि अभी तक आपने ये सुना होगा कि खाने के साथ पानी मत पीजिए। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये कह के जा रहा हूं कि भोजने च अमृतम वारी, कि भोजन के साथ पिया गया जल तो अमृत के जैसा होता है। अच्छा, भोजन के साथ जल कैसे पिए? तो मैं तभी आपको सूत्र सुना देता हूं। अब मुझे पता, आप मुझे कहोगे श्लोक सुनाओ। कहो, श्लोक सुनाओ। सोर्स बताओ। देखिए, अष्टांग संग्रह आप पढ़ेंगे, ठीक है? आपने सुना, बहुत लोग बोलते हैं वाग्भट, ऋषि वाग्भट, है ना? हाँ, उन्हीं का मैं रेफरेंस दे रहा हूं। तो वहां लिखा है भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्नि सादम कर संगताम। अगर आपने भक्तस्य आदौ में, इस भोजन से पहले जल पिया, तो आपकी अग्नि अवसादित हो जाएगी। मतलब अगर आज की भाषा में बोलें तो आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे। ओके। भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्नि सादम कृश अंगताम। और आप दुबला रहेंगे, आप कमजोर, कृशता महसूस करेंगे, आपकी वो एनर्जी लेवल से नहीं रहेंगे। अंतः क्रोति स्थूलतम ऊर्ध्वम च आमाशयात कफम। अगर भोजन के बाद आपकी प्रवृत्ति है कि पानी पीना, ठीक है, तो क्या होगा आपको? अंतः क्रोति स्थूलतम, आप मोटे रहेंगे। अच्छा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम मोटे क्यों रहते हैं यार, इतना तो खाना नहीं खाते। तो ये छोटी छोटी चूक हो रही है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं। भोजन के बाद 1 गिलास पानी पी लिया। तो अंतः क्रोति स्थूलतम ऊर्ध्वम च आमाशयत। आमाशय बोलते हैं पेट को। तो पेट के ऊपर कफ की बीमारियां होंगी अगर आप भोजन के बाद जल पीते हैं तो। ओके। और मध्य अंगताम साम्यम धातु नाम जरणम सुखम। और भोजन के मध्य में अगर जल पीते हैं तो आपके अंग भी सम रहेंगे, आपको धारण करने वाली 7 धातु भी सम रहेंगी। और जरणम सुखम, जरण बोलते हैं पाचन की क्रिया को, वो भी सुखपूर्वक शुरू हो जाएगी। तो ये कौन डॉक्टर साहब नहीं बोल रहे, ये आचार्य वाग्भट बोल रहे हैं जी। तो इसलिए भोजन के मध्य में जल पीना चाहिए।
लेकिन अब इस सूत्र के बाद एक सूत्र यहाँ पे और बोलना चाहूंगा कि मध्य में भी अति अम्बु पानाच, अगर अधिक पानी पी लिया अविपच्यते अन्नम, तो अन्न नहीं पचेगा। ठीक है। और निरंबु पानाच सैव दोष है, बिल्कुल नहीं पिया तो वो भी दोष है। तो तस्मान नरहो वन्नी विवर्धनाय, तो ऐसे में आदमी क्या करे कि उसकी अग्नि बनी रहे और जल भी जाए। तो मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी, मुहुर मुहुर बोलते हैं तवलीन बार बार। ओके। वारी मीन्स पानी, सिप सिप। हाँ, पिबेत मीन्स पिए, अभूरी मीन्स थोड़ा थोड़ा। तो आप भोजन ड्यूरिंग फुल कोर्स ऑफ मील आफ्टर एवरी 2-3 बाइट्स यू हैव 1 सिप ऑफ वाटर, 1 सिप ऑफ वाटर। तो ये क्या हो गया, ये अमृत हो गया। आप करके देखिए तवलीन, आपकी एसिडिटी, आपका गैस, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका शरीर में भारीपन और शरीर में अच्छा खाना खाने के बाद भी जो थकान रहती है सब दूर हो जाएगी। आज आपका ये पॉडकास्ट करोड़ों लोगों को ठीक करने वाला है। उद्देश्य तो यही है ना? उद्देश्य ये है, तो यही है। उद्देश्य की पूर्ति में मैं माध्यम बनने के लिए तैयार हूं। और मैं माध्यम बनूंगा, लेकिन आदेश किसका? वेदों का, शास्त्रों का। जी। तो असेंशियल समय मैंने बोला, नंबर 1 सुबह उठ करके पानी पीना है, नंबर 2 भोजन के साथ पानी पीना है, तीसरा आपने भोजन किया 1 बजे दोपहर में जी, तो 2 बार कम से कम आपको, जैसे 3 बजे और 5 बजे, 2-2 घंटे के गैप पे प्यास ना हो तब भी आधा गिलास पानी सिप सिप करके पीना है। ये तीसरा असेंशियल समय है आपके लिए। और आपके दर्शकों के लिए बता दूं, असेंशियल का मतलब है जो प्यास पे निर्भर नहीं करता। इस समय शरीर में पानी पहुंचना ही चाहिए। हाइड्रेशन तो हाँ, तो 2 समय कौन से हो गए? भोजन के बाद। यहाँ पे भी सूत्र है, आम विष्टब्ध्यो कोष्णम निष्पिपासो अधिपिबेत। जो आपने पेट में भोजन पहुंचाया, अगर आप चाहते हैं वो अजीर्ण में ना जाए, वो अपच में ना जाए, इनडाइजेशन ना हो आपको, तो वहां पर थोड़े थोड़े अंतराल पे निष्पिपासो अपि पिबेत, थोड़ा सा गर्म पानी, प्यास ना हो तब भी पिए। किस लिए पिए? यावत्ते क्लेदयन्ते अन्नम, जिससे अन्न जो है, जो पेट में पहुंचा है ना, पेट क्या है? बर्तन है जी, उसमें आपको जल पहुंचाना है। सो दैट यावत्ते क्लेदयन्ते अन्नम, जो अन्न वहां पहुंचा है वो गीला होकर पचता रहे, पकता रहे। लेकिन साथ में क्या बोल दिया? अति क्लेदो अग्नि नाशने, अगर अधिक जल पी लिया उस समय भी तो फिर अग्नि का नाश हो जाएगा। तवलीन एक चीज बताओ। हाँ जी। अब पता नहीं आपकी उम्र के लोग आजकल कुकिंग तो नहीं करते, लेकिन इतना तो पता होगा कि अगर चावल पकाना है तो चावल के साथ पानी डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दाल पकानी है तो दाल के साथ पानी डालना पड़ेगा। राइट। सब्जी पकानी है तो पानी डालना पड़ेगा। राइट। सेम वे जो बाहर हो रहा है ना, वही अंदर हो रहा है। बाहर भी आप अन्न को गला रहे हो ना, मतलब अन्न गल रहा है तो मतलब पक रहा है। ऐसे ही अंदर भी अन्न, जो आपने अभी पहले आपने कुछ भोजन खाया, अन्न लिया, फिर वो पेट में पहुंचा, पहले दांतों से आपने उसे च्यू किया, उसे गलाया, फिर पेट में एसिड ने उसको गला दिया, तो बेसिकली अंदर भी गलने की क्रिया ही चल रही है अग्नि के द्वारा। ठीक है, तो उस गलन की क्रिया में, उस गलने की क्रिया में पानी का होना बहुत जरूरी है, अन्न का गीला रहना बहुत जरूरी है। अगर अन्न गीला नहीं रहा और अग्नि है तो वो क्या होगा? वो पकेगा नहीं, जल जाएगा। और फिर वही, जैसे घर में जब लग जाते ना दाल और चावल लग जाते हैं तो क्या होता है? गंदी स्मेल फैल जाती है, अन्न बेकार हो जाता है, सड़ जाता है, खाने लायक नहीं रहता। सेम वे यहाँ पर भी अगर पानी उस समय नहीं मिला तो वो अन्न पकने की जगह, पचने की जगह, आपको पोषित करने की जगह, बल्कि सड़ करके आपको बीमार कर देगा। फिर आपको वही गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। और सही से पचेगा नहीं, तो यही रीजन है कि खाना खाने के बाद भी हम थका हुआ फील करते हैं। बिल्कुल। आप अगर जो है, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, ये हमारे शरीर का मुझे लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जी। तो हमें जानना चाहिए कि हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। रीजन बीइंग कि डाइजेशन जो होता है, पकने के लिए अग्नि चाहिए जी। और अग्नि का यूनिवर्सल ओपोनेंट क्या है? जल। वाटर। तो आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आए तो पानी को, अग्नि को ध्यान रखना है, लेकिन पानी को भी ध्यान रखना है। तो ये वो समय हो गया जिसे हम एसेंशियल बोलते हैं। नंबर 1, सुबह उठ करके 1 गिलास पानी, लगभग 250 ml। नंबर 2, भोजन के साथ लगभग आधा गिलास, लगभग 150 ml पानी। और भोजन के बाद 2-2 घंटे के अंतराल पे लगभग 2 बार आपको आधा आधा गिलास पानी, प्यास ना हो तब भी आराम आराम से सिप सिप करके पीना चाहिए।
उसके बाद आ गया जब प्यास लगे, हम्म। तो आपको तवलीन 2 चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हर समय आपके पेट में भोजन है, जी ठीक है। सुबह इन जनरल अगर आपने टाइम से खाना खाया, जी। अच्छे से नींद ले ली, तो सुबह का समय एक ऐसा समय होता है जब हमारा पेट खाली होता है। हाँ अदरवाइज पूरे टाइम हमारे पेट में खाना होता है। पेट का मतलब स्टमक, जी क्योंकि ये हमारा मुंह है, इसके बाद हमारा फूड पाइप है, जी। फूड उसके पाइप के बाद बाद हमारा स्टमक स्टमक है, है, राइट। ठीक है। एक इन जनरल वेजिटेरियन फूड जब हम खाते हैं, तो इस स्टमक में फूड हमारा 4 से 5 घंटे रुकता है, और रुक करके वहां पर एसिड की क्रिया हाँ, होती है, चर्न होता कुछ है, और अपना, हाँ। एंड देन वो धीरे धीरे रस बन करके नीचे छोटी आंत में जाता है, जी जहां पर प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम से उसका हाँ डाइजेशन होता है। जी। अब आपने से आपको प्यास लगी, हम्म। ठीक है, और खाना खाए भी आपको 1-1.5 घंटा हो गया, तो इन जनरल आपने सुना होगा कि खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पी लीजिए, खूब पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है 1 घंटे बाद। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ कि आपका पेट में भोजन है, हाँ। ऊपर से आपने गर्मी का समय था, 1 लीटर की बोतल आपके सामने आ गई और गुड़-गुड़ गुड़-गुड़ करके आप पी लिया पानी, तो क्या होगा? पेट में जिस खाने को रुकना था 4 से 5 घंटे, वो उस पानी के प्रेशर से, पानी भी तो फिजिकल है ना, उसको जगह जी चाहिए ना, जी जी तो वो जी। पेट में जाकर के उस खाने को धक्का देगा, हाँ, वो स्लाइड हो वो जाएगा। स्लाइड हो जाएगा, पानी से स्लाइड हो जाएगा। बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो स्लाइड हो जाएगा। स्लाइड होके अंदर आंतों में क्या पहुंच गए? रस की जगह मोटे-मोटे टुकड़े, जी और तवलीन जब मोटे-मोटे टुकड़े पहुंच जाते हैं, तो वो वहां पर एंजाइम्स के द्वारा हाँ, एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब नहीं हो होते, वो सकता। डाइजेस्ट नहीं होते, हम्म ठीक है। और फिर जब कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है, हम्म। ठीक है, तो वो क्या होगा? स्टैग्नेंसी में चली जाती है, वहीं रुक जाती है, वो पड़े रहते हैं। और जब खाने की चीज रुक जाती है कहीं पे भी, तो वो सड़ने लगती है, और सड़ती भी कैसे है? गलते हुए सड़ती है। आप तवलीन कोई एप्पल लेके आओ या कोई चीज़ खाने का फ्रूट लेके आओ, और लाके किचन की स्लैब पे रख दो, और उसके बाद आप उसको 2-3 दिन उसको बिल्कुल इग्नोर मार दो, तो आप चौथे दिन देखेंगे वो एप्पल जो डिलीशियस छाट के लाए थे प्यारा सा, वो गलते हुए सड़ रहा होगा। हाँ, तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो कुछ बाहर हो रहा है वही हमारे इस अंदर शरीर में हो हो रहा रहा है, है। इस पिंड में हो रहा है। तो यहाँ पर वो सड़ेगा, सड़ के जो रस बनेगा, आयुर्वेद में उसी रस को हम आम रस बोलते हैं, वो कच्चा होता है। फिर वही रस हमारे और खाने के साथ बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ओह। क्योंकि वो फूड नहीं है, तो वो जाकर हमारे टिश्यूज हैं, हमारे ऑर्गन, उसको कंज्यूम नहीं करते, यूज नहीं करते, तो वो जाकर कहीं ना कहीं फिर अंदर भी रुक जाता है। तो बेसिकली वो रुका हुआ रस, जिसको अब हम आम विष कहने लगते हैं कि हम्म। कच्चे रस से बना ये विष है, इसी को आज की भाषा में एंटीजन बोलते हैं। ओके। एंटीजन एक शब्द जी आता है ना, जी जी लोग जी। ढूंढते हैं कि हर डिजीज ऑटोइम्यून हाँ ऑटोइम्यून बोल रहे हैं, तो जी। ऑटोइम्यून कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है ऑटोइम्यून, जब वो कच्चा सड़ा हुआ रस हमारे शरीर में पहुंच जाता है। और देखो तवलीन, वो रस जहाँ पहुंच गया, अगर जड़ों में पहुंच गया, तो समझो एक ऑटो इम्यून आर्थराइटिस की बीज बो दिया आपने। वही ओके। रस अगर हार्ट में पहुंच गया, तो एक बहुत बड़ी हार्ट की बीमारी की आपने बीज बो दिया। वही रस अगर किडनी में पहुंच गया, तो किडनी की बड़ी बीमारी का वो बीज बन गया। सो छोटी छोटी चीजें तवलीन और बड़ी बड़ी बीमारियों का बीज बनती हैं। हम्म। कोई कल्पना कर सकता है? एक छोटा सा बीज लाके हम लगाते हैं, चाहे वो किसी भी वृक्ष का हो, हाँ और जब 10 साल बाद देखते हैं इतना बड़ा वृक्ष जी होता है वो। तो बस जैसा बाहर हो रहा है वैसे ही शरीर में हो रहा है। छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां। बताओ, कुछ लोग तो मानेंगे नहीं, पानी से कैसे बीमारी हो जाएगी? पानी जी। से क्या फर्क पड़ता है? और एक गिलास की जगह 2 गिलास पी लिया, ये गलती तो हम रोज कर रहे हैं, रोज कर दिन रहे में हैं। बार बार कर रहे हैं। तो इसको मुझे लगता है कि अब करेक्शन करना है। तो पानी जब भी पीना है, आपने सिप सिप करके पीना है, कोई समय नहीं है। आपको जब प्यास लगे, आप आधा गिलास पानी उठाइए, सिप सिप करके पीजिए, ये दिमाग में रख के कि आपकी प्यास बुझे, बॉडी में हाइड्रेशन ठीक हो। लेकिन यहाँ जो एक तरह से खाना पेट में है, उसको प्राकृतिक तरीके से ही नीचे उतरने देना है। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, उसको धक्का मार के स्लाइड नहीं करा देना, हाँ ठीक है। इतना ध्यान रखना है। और अभी ये भी होता है कि आपको 2 गिलास पानी पीना है कि 8 गिलास पानी पीना है कि 16 गिलास पानी पीना क्वांटिटी है। होती है कि। क्वांटिटी, वो क्वांटिटी आपको नहीं डिसाइड करनी, हम्म। वो सबके लिए छोड़िए, आपको अपने लिए भी डिसाइड नहीं करनी। वो डिपेंड करता है तवलीन हमारी उस दिन की एक्टिविटी कैसी है। ओके। आज हम खेलने जा रहे हैं,
तो प्रोबेबली जो वो 8 ग्लास वाटर ए डे, वो कॉन्सेप्ट तो हमारा 10-11 बजे ही खत्म हो जाएगा। हमने 8 बजे से खेलना शुरू किया, शायद हम 10 ग्लास पानी उस समय तक पसीने में हाँ। हम लथपथ हैं, पानी जी। पीते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा भी पियेंगे, सलीके से पियेंगे, तब भी हो सकता है 12 बजे तक पी ले। जी। उसके बाद सही क्या हम बात पानी है। नहीं पियेंगे? पियेंगे, और बिल्कुल पीना भी पियेंगे। चाहिए। तो इसलिए वो जो हम फिक्स नंबर ऑफ ग्लासेस हम लेके चलते हैं, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। डिपेंड करता है उस दिन की आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। नंबर 2, सीजन कैसा चल रहा है। हम सर्दियों में खेल रहे हैं तो वी नीड लेस वाटर, जी। अगर हम गर्मियों में खेल रहे हैं वी नीड मोर वाटर। और हमारा बॉडी का टाइप क्या है, अगर हम वात प्रकृति के हैं कि हम पित्त प्रकृति के, हम कफ प्रकृति के हैं, तो वैसे ही शरीर में शीतलता है। अगर मैं कफ प्रकृति का हूँ और आप पित्त प्रकृति के हैं और हम साथ एक ही काम कर रहे हैं, तो प्रोबेबली आपको प्यास लग जाएगी, मुझे नहीं लगेगी, बिकॉज ऑफ कफ। हम्म। तो आपका बॉडी टाइप कैसा है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी की फैक्टर्स फिजिकल हैं बहुत एक्टिविटी कैसी सारे। है। तो इसलिए आपको फिक्स नहीं करना। अब प्रिसाइजली आपको बोलता हूँ, 3 टाइम असेंशियल, और उसका जब प्यास लगे, तो तबलीन एक बात बोलता हूँ मैं, तब आप पानी उठाइए, हम्म। पीजिए नहीं, खाइए। खाने का मतलब, ये देखो मैंने पानी उठाया और ये एक सिप लिया, रख दिया, फिर से गर्म पानी है, बहुत अच्छा लग रहा है, और एक सिप लिया, रख दिया। इसे बोलते हैं पानी को खाना। तो जो व्यक्ति पानी को खाएगा जब जब प्यास लगेगी, अब फिर उसके बाद वो अपने स्वास्थ्य को देखे कहाँ पाएगा, बिल्कुल आनंदित, उसके शुगर कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ये पानी में इतनी ताकत है, पानी जीवन है। जी। लेकिन जल इसको जीवन। बहुत सलीके से हमने सेवन करना है। हम्म। अगर चेक करना है आपने कि आपकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ वाटर यू कंज्यूम, इट्स बेसिकली हाउ मच यूरिन यू पास। या। वो हाँ व्यक्ति जी। जो 24 घंटे में लगभग 750 ml यूरिन पास कर रहा है, 3 बार खुल के पेशाब जा रहा है, ओके। तो मतलब उसकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल बिल्कुल ठीक है। और डे टू डे बेसिस पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से पानी के थ्रू निकलने चाहिए, थ्रू यूरिन, थ्रू स्टूल, वो भी सब निकल रहा है। तो आपको इतना इंश्योर करना है कि 750 ml यूरिन जो है आप पास कर रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी के हाइड्रेशन लेवल एकदम ठीक है, नथिंग टू बी वरीड। तो पानी को मैं तवलीन ठीक करा रहा हूँ। लोगों के मिथ, जो कभी कब्जी को ठीक करने के लिए बहुत सारा पानी पी रहे हैं, उनको भी रोकता हूँ, पूछता हूँ, उनसे ही कहलवाता हूँ तवलीन। उनसे बोलता हूँ कब से पानी पी रहे हो भैया? तो बोलते हैं कि आज 5 साल हो गया, 7 साल हो गया। पहले पहले कितना पानी पीते थे? बोलते थे 1 गिलास पीते। फिर क्या हुआ? फिर 2 गिलास पे आ गए, फिर 4 गिलास पे आ गए। अभी क्या हो रहा है? तो कब्जी ठीक होगी? नहीं यार, और खराब हो गया कब्जी। पर तो पानी बढ़ता जा रहा है। पानी बढ़ता जा रहा है। तो अगर पानी पीना कब्जी का ट्रीटमेंट होता, तो 5 साल, 7 साल, 10 साल इतना इतना टाइम नहीं डिसिप्लिन वे में लगता। आपने पानी हाँ। पिया, सुबह उठ के सबसे पहला काम पानी पीने का किया, आपकी कॉन्स्टिपेशन तो बढ़ती जा रही है। तवलीन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, दे आर सिम्टम्स ऑफ इंडाइजेशन। जब आप अपना खाना सही से नहीं पचा पाते, तो आपको इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है, और लक्षण के रूप में अगेन कौन सा दोष अधिक बढ़ा? अगर मेरे को वात दोष प्रकोपित हुआ तो मेरे को ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी। अगर मेरा पित्त दोष अधिक बढ़ा तो मुझे, पित्त गर्म है ना, तो जी। एसिडिटी होएगी। अगर मेरा कफ दोष प्रीडोमिनेंट है तो मुझे कॉन्स्टिपेशन होएगा। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू द विशिएटेड दोषा, कौन सा दोष प्रकोपित हुआ, मैंने किस तरह की मतलब अनियमितता की, किस तरह का मैंने वायलेशन किया, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे सिम्टम आ गया। लेकिन अल्टीमेटली सारा सिम्टम क्या है? बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन। और इंडाइजेशन का एक मोटा मोटा बेसिक कोज है हमारे डाइजेशन का ठीक ना होना, और उसका बेसिक कोज है पानी हमारे ठीक ना पिए। एंजाइम्स का ठीक ना होना, हमारी अग्नि का मंद पड़ जाना। तो अगर किसी की अग्नि मंद पड़ गई, उसको इंडाइजेशन हो गया, सिम्टम में कॉन्स्टिपेशन आ गया, तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? उसकी अग्नि को अपलिफ्ट करो, या। अग्नि बल को बढ़ाओ, सो दैट जी, जी। वो अजीर्ण इंडाइजेशन से बाहर आए जी। और उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। तो हमने अग्नि बल को ना बढ़ाकर, हमने अग्नि के यूनिवर्सल ओपोनेंट पानी को बढ़ा दिया, और अग्नि को और मंद करके उस हल्की सी कॉन्स्टिपेशन को शरीर में सेटल कर दिया। कैन यू बिलीव दिस? एंड ये गलती सामान्य व्यक्ति करें तो करें, ये गलती डॉक्टर्स कर रहे हैं।
आप देखो तवलीन, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, मुझे लगता है कि आप भी इतने समझदार हैं, आप अगर इस पॉडकास्ट से पहले तो आप भी बोलते कि भैया पानी अधिक पिया करो, जी जी बोलते ना? बिल्कुल, इस पॉडकास्ट से पहले तो बोलते, इसके बाद नहीं बोलूंगी। है ना? जी। तो अब देखो कि अब मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन हुआ क्योंकि अपच था, नहीं बोलते अपच हो गया भैया, अपच हो गया क्योंकि अग्नि ठीक नहीं थी, डाइजेस्टिव पावर ठीक नहीं थी, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं था। तो वहां पे आपको अग्नि को बढ़ाना है कि जल पी के अग्नि को और शांत करना है। बढ़ाना चाहिए जो समझ में आ रही है ना चीज। बात? जी जी तो आगे से आप किसी को कॉन्स्टिपेशन होने पे काली मिर्च खिलाएंगे, पिपली खिलाएंगे, सौंठ खिलाएंगे, मतलब अग्नि बल को बढ़ाएंगे और जल को डिसिप्लिन वे में सेवन कराएंगे, सो दैट वो जाके अग्नि को डिस्टर्ब ना करे, आपके बॉडी में जल की पूर्ति हो, हाइड्रेशन ठीक हो, लेकिन अग्नि को डिस्टर्ब किए बिना, डाइजेस्टिव प्रोसेस को डिस्टर्ब किए बिना। ठीक है? अब एक चीज और आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने मुझे छेड़ दिया जल पे ही, देखो बात होती जा रही है। एक बस और हाँ बताऊंगा हाँ बस बिल्कुल केवल। बिल्कुल। आपकी उम्र के लोगों से जब मैं पूछता हूँ, बच्चों से, बच्चियों से, कि पानी अधिक क्यों पीते हैं, तो वो बोलते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पीते हैं, हाँ, कॉमन है ना? वर्ड्स है जो हम यूज करते हैं हाइड्रेट करने तो के लिए और डिटॉक्स करने के लिए। तवलीन, मैं जब ये पूछता हूँ कि कौन से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ गए जिसको आप निकालना चाहते हो अधिक पानी पी के, तो यूजुअली लोगों का जवाब होता है कि आजकल हर खाने की चीज में यूरिया Yes. एंड यही सब बोलते हैं ना? जी। ओके, सो यूरिया हमारे बॉडी में पहुंच रहा है थ्रू फूड एंड ऑल एडिबल्स, उसको निकालने के लिए आप पानी पी रहे हैं। आप जानते हैं जब ये यूरिया एक्चुअली में ब्लड में मिल जाता है, मतलब यूरिया के बॉडी में लेवल्स होते हैं ना, हम अपना केएफटी हाँ, कराते हाँ। हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हाँ भाई यूरिया जो है अप टू अगर 40 है तो नॉर्मल है, 20 to 40 इसकी रेंज होती है, 40 है तो नॉर्मल है। तो इन जनरल जितने लोग अधिक पानी पी रहे हैं, यूरिया की हाइपोथेटिकल प्रेजेंस, हाइपोथेटिकल भाई ऐसे हाइपोथेटिकल, अगर उनका ब्लड जांच कराएंगे तो 40 से ऊपर नहीं आता, वो रेंज में आता है, लेकिन फिर भी वो अधिक पानी पी रहे हैं कि डिटॉक्स करना है। तो मैं तवलीन उनसे पूछना चाहता हूं कि यूरिया की हाइपोथेटिकल प्रेजेंस को आप क्लियर करने के लिए, मतलब कि अधिक होगा बॉडी में, तो आप खूब पानी पी रहे हैं। जी। जब उस वास्तव में बढ़ावा आ जाता है, आपने केएफटी कराया और आपका यूरिया आ गया 60 आ गया, 70 आ गया, 80 आ गया, मतलब रेंज से बाहर चला जाता है, तब जानते हैं क्या होता है? तो सबसे पहले पानी बंद कराया जाता है। किडनी पे असर पड़ता है। ये बहुत एक अनोखी बात नहीं है? हाँ, कि पहले आप ना उसे तवलीन ठीक करने किसी, के लिए। जैसे आज आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया तो प्रोबेबली आप सबको बुलाएंगी, जी जी कभी किडनी के डॉक्टर को बुलाइएगा, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट को बुलाइएगा, यूरोलॉजिस्ट को बुलाइएगा, जो सीधे सीधे किडनी से डील करते हैं, तो उनसे कहिएगा हम कितना पानी पी सकते हैं, तो शायद आपको पहला जवाब ये आएगा कि आप पानी पियो, पानी में क्या है, जितना प्यास लगे उतना पानी पियो। आप बोलो नहीं सर, प्रिसाइजली बता दीजिए प्लीज। तो वो एक समझदार डॉक्टर आपको बताएगा कि आपकी किडनी जब तक ठीक है, हेल्दी है, यू कैन ड्रिंक एक्स अमाउंट ऑफ वाटर। फिर Okay. आप तो छोड़ेंगे नहीं, आप कहेंगे एक चीज बता दीजिए, कैसे मुझे पता लगे मेरी किडनी हेल्दी हाँ, है, बिल्कुल, क्योंकि अब तो बिल्कुल। कंडीशनल बता दिया ना, बिल्कुल। तो कैसे मुझे पता लगे? तो वो बताएंगे कि आप केएफटी करा लीजिए, उसमें यूरिया क्रेटिनाइन सब अगर नॉर्मल है तो मोटा मोटा तौर पे आपकी किडनी ठीक है। फिर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे मालूम है आप पूछेंगी, वो ये कि जब मेरी किडनी खराब होने शुरू होती है तो क्या उसी समय यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हो जाता है, सो दैट मुझे एकदम अर्ली स्टेज में पता लग जाता है? तब वो डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे तवलीन तूने अधिक पानी पीना ही क्यों है यार, जितना पीना है, शरीर की जरूरत है उतना जितनी, पी, हाँ। फालतू कामों के लिए किस लिए पानी पीना है? क्योंकि तवलीन इसका जवाब बहुत डरावना है। हमारी केएफटी में यूरिया एंड क्रेटिनाइन पहली बार तब बढ़कर आते हैं जब हमारी किडनी लगभग 70 से 80% इर्रिवर्सिबली खराब हो चुकी होती है। उससे पहले कोई तरीका नहीं है कोई पता सिम्टम लगाने नहीं का। होता। आप केएफटी कराते हैं, टचवुड कराते हैं कि हाँ जी मेरा सब यूरिया ठीक है, क्रेटिनाइन ठीक है, और आप अपने सारे जो ये वायलेशंस हैं, पानी अधिक पीना, डिटॉक्स के नाम पे, स्किन को रेजुविनेट रखने के नाम पे, मतलब जरूरत से अधिक पानी पिए जाते हो, ठीक है। तो मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ कि जब हमारी किडनी मेजॉरिटी ऑफ केसेज में, व्हेन आई से मेजॉरिटी ऑफ केसेज, मतलब हम बात कर रहे हैं 80-90% केसेज की, में जब 70% या 80% डैमेज हो गई और हमारा यूरिया बढ़ करके आ गया, तब पानी लिमिटेड करा दिया कि अब आपको 24 घंटे में 1 लीटर से ऊपर नहीं जाना, और इसमें दूध भी जोड़ लेना, इसमें जूस अच्छा, भी सारे जोड़ लेना, beverages जोड़ सब मिला लेना। के लिक्विड इंटेक 1 लीटर से ऊपर मत जाना।
ओके। तो जब आप तब ये बोल रहे हो, मैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जब मेरी किडनी 60% डैमेज थी और मुझे मालूम नहीं था, जब मेरी किडनी 50% डैमेज थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था, मेरी रिपोर्ट भी नॉर्मल थी, उस समय जो मैं बढ़ा के पानी पी रहा था, दैट वाज हेल्पिंग माय किडनी और दैट वाज अ लोड टू किडनी। वो जो लोड खराब हो रही था। थी उसको और तेजी से खराब कर रहा था। सो तवलीन, बहुत सारे मिथ हैं पानी पे, तो मेरे ख्याल से फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाओगी अगर मैं पानी पे नहीं नहीं, शुरू। मेरा एक पर्सनल हाँ क्वेश्चन प्लीज। है पानी से रिलेटेड, कि पानी को जैसे ओवरनाइट तांबे के बर्तन में, ग्लास में हम लोग रख के पीते हैं, तो उससे तांबे के कोई बेनिफिट्स या मतलब कोई उसके गुण आते हैं पानी में? हाँ बिल्कुल, देखो ताम्र पात्र में रखा हुआ पानी जो है वो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन ओके। यहाँ पर एक कंडीशन मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि ताम्र पात्र जो है वो बहुत जल्दी गंदा होता है। ओके। तो अगर आप उसको बहुत अच्छे से क्लीन रख पाने में सक्षम हैं, देन ओनली यू कीप वाटर इन ताम्र पात्र ओवरनाइट। अदरवाइज आप भैया स्टील के गिलास में रख लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा टॉक्सिक है, फिर आपको नहीं तो उससे वांति भ्रांति बोलते हैं, ताम्र का दोष होता है। अगर अशुद्ध ताम्र गया अच्छा। तो आप तांबे के पात्र को आप साफ ना करें, देखा ना ग्रीनिश कैसे वो हाँ मैल हाँ, लगता है। लेयर आ तो जाती है उसके ये ऊपर। आप अगर इंश्योर कर रहे हैं तो यस, आप ताम्र पात्र में रखा हुआ पानी निश्चित रूप से आपको थोड़ा हेल्प करता है, हम्म। लेकिन सफाई का ध्यान रखना होगा जी। अब आपने पानी के बारे में बता दिया, चलो 80-90% लोग बीमार भी पड़ गए। हाँ। अब हम बीमार हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी मेडिसिन लें, आयुर्वेद पे जाएं या एलोपैथी पे जाएं। और बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग एलोपैथी लें क्योंकि वो फास्ट है, क्विक है। तो क्या एलोपैथी के मतलब, हम सुनते हैं ना कि एलोपैथी आप तबलीग, आप मेडिसिन के, जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ, आप जानते हैं, पहले से जानते हैं। बट मैं बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर, बीइंग आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, मैं क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप तबलीन, पहले तो आयुर्वेद के बारे में आपको बताता हूँ। हम्म। अब आयुर्वेद जब पढ़ना शुरू करेंगे और पहला चैप्टर उसका उठाएंगे, तो वहाँ लिखा है प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमम च। यानी कि आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। नंबर 2 पे आता है आतुरस्य विकार प्रशमम च, कि आतुर बोलते हैं रोगी को, अगर आप रोगी बन गए किसी कारण जी। से तो उसके विकार को प्रशम करना, मतलब ठीक करना। हम्म। तो तवलीन, इस पॉडकास्ट के माध्यम से पहले तो एक संदेश बहुत लाउडली देना चाहता हूं कि दिस इज द हाई टाइम व्हेन वी शुड रीड आयुर्वेदिक टेक्स्ट, वी शुड कंसल्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स फॉर वेलबींग, नॉट फॉर डिजीजेज। क्योंकि हमारे यहाँ दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब बताया गया सीजन के हिसाब से, हम्म। आप क्या खाएं क्या ना खाएं। दही, अभी आएंगे विषय पे तो बताएंगे, 3 ऋतु ऐसी हैं, 3 सीजन ऐसे जिसमें दही बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, प्राय नुकसान पहुंचाती है। और आपको जान के बड़ा अभी शौक लगेगा, झटका लगेगा कि हम उन 3 सीजन्स में ही सबसे अधिक खाते हैं। हम्म। बताया ना, छोटी छोटी त्रुटियां, छोटी 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 गलतियां हैबिट्स। हो रही हैं, जाने अनजाने। जी। तो अब इट्स द हाई टाइम कि हम आयुर्वेद के ग्रंथ उठाएं और वहाँ पर हमारा दिनचर्या कैसी हो, सीजन के हिसाब से हमारा खान पान कैसा हो, हमारी जीवन शैली कैसी हो, अगर आप उसको लेते हैं तो पहली बात तो ये बीमारियों की लिस्ट आपकी बहुत छोटी हो जाएगी। नंबर 2, आपने कहा कि किस पैथी की तरफ जाएं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है दैट लाइज इन योर किचन। आपको अगर आपको छोटी छोटी तकलीफें होती हैं, पता है आपको, हर चीज जो आपके किचन में आज प्लेस रखी गई है उन सब की उपयोगिता है। काली मिर्च, अजवाइन, जी जीरा, जी। धनिया, क्या क्या काम का नहीं है। जी। आप मतलब चाय की पत्ती जानते हैं आप, अगर आपको लूज मोशंस होने शुरू हो रहे हैं, आप चाय की पत्ती आधा चम्मच उठा करके पानी के साथ फाकी मार लीजिए, ताजे पानी के साथ, आपके लूज मोशन रुक जाते हैं। तो हर चीज अपने आप में मेडिसिन है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है दैट शुड बी फ्रॉम इन योर योर किचन। किचन। उसके बाद, क्योंकि ये हमारा पंच भौतिक नेचुरल एक शरीर है, तो इसको आप आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हमारी अगेन नेचर से प्रोड्यूस है, हर्ब्स हैं, उनसे करना चाहिए। एंड उसके बाद भी अगर अनफॉर्चुनेटली बात ना बने, देन यू मे गो फॉर केमिकल मेडिसिन। लेकिन सीक्वेंस ये होना चाहिए, नंबर 1 अपने दिनचर्या और ऋतुचर्या को ठीक रखें, हम बीमार ना पड़ें। नंबर 2, सीजनल वेरिएशन की वजह से, थोड़े बहुत वायलेशन की वजह से बीमार पड़ जाएं तो हमारे हर मसाले का उपयोग हमें जानना चाहिए। उसके बाद फिर हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन
उसके बाद एलोपैथिक मेडिसिन। और डेफिनेटली जब हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो दे आर केमिकल मेडिसिन, एंड हमारा शरीर केमिकल मेडिसिन के लिए नहीं बना है। राइट। तो जब भी हमारी केमिकल मेडिसिन अंदर जाएंगी तो बॉडी को कहीं ना कहीं इरिटेशन होगा, और उसी इरिटेशन का नाम है साइड इफेक्ट्स। तो हम जानते हैं कि जब हम एक बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ खाते हैं तो उसके बाद दूसरी बीमारी हमें सामने नजर आ जाती है। और आज के टाइम पे एंटीबायोटिक्स देखो जी, तवलीन सब जी। लोग लेते हैं। एंटीबायोटिक आपने लिया बिकॉज ऑफ कंजेशन, चेस्ट में कंजेशन था, लेकिन दूसरे दिन वो कंजेशन जा रहा है, इधर से लूज मोशन लगने शुरू हो गए एंटीबायोटिक की वजह से। अब लूज मोशन लगने शुरू हुए, फिर आप एंटी डायरियल ले आए, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर आप अल्टीमेटली कहाँ पे चले गए, फिर मम्मी ने कहा अरे त्रिफला खा लो 2-3 दिन, जी। मत अंग्रेजी दवाई खाओ। फिर त्रिफला खाते हो, फिर थोड़ा बेल लेते हो, फिर थोड़ा पानी वानी सही करते हो, फिर जाके पेट सेट होता है। अरे बाद में त्रिफला खा रहे हो, पहले खा लो। घूम के तो हम त्रिफला पे ही आ जाते हैं। खांसी तो लंबी हो गई, पहले एंटीबायोटिक कोर्स हो घर गए, घर की कहानी है। डिकंजेस्टेंट हो गए, सब हो गए। हाँ। बाद में मम्मी बोलती है मुलैठी चूस लो, मिश्री चूस लो, थोड़ी काली मिर्च मुंह में रख लो, फिर हम ठीक हो जाते हैं। भाई बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं? तवलीन सबको समझाओ, पहले पहला किचन, फिर आयुर्वेदिक दवा, फिर एक मुझे लगता है कि 2-3% लोग ऐसे होंगे जिनको उधर जाना होगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड। सर आयुर्वेद मेडिसिन के भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? आप मुझे बताओ, साइड इफेक्ट तो किसी का भी हो सकता है। मैंने अभी बताया ना, पानी भी अगर आप गलत समय पे गलत मात्रा में गलत विधि से पी रहे हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट है। आप काली मिर्च जो है वो 4 दाने खाने हैं आपको, बहुत बढ़िया। आपको पेट में दर्द हो रहा है, आप 4 दाने काली मिर्च खाइए, थोड़ी सी चीनी मिला करके या मिश्री मिला करके, आपका पेट दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन आप अधिक मात्रा में खाएंगे तो फिर आपको जलन एसिडिटी भी होएगी। अगर आप 2-3 दिन लगातार खा लें तो हो सकता है आपको पाइल्स भी हो जाए, अगर आपको टेंडेंसी है। तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो हमको अब सीखना ही पड़ेगा कितनी मात्रा में, किस समय और किस तरीके से चीज़ का सेवन किया जाना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ काली मिर्च पे, जैसे अब मुँह से निकला बताता हूँ। बोलो बोलो। तवलीन यही काली मिर्च है, अगर आपको स्किन पे एलर्जी हो रही है तो आपको घी के साथ खानी है। बोलते छपाकी निकल दी है, तो जानते हो ना? जी 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 जी। जिसको अर्टिकेरिया बोलते हैं, शीत पित्त बोलते हैं। जी, जी, अचानक से कभी भी आपको दाफन निकल आएंगे, जी, इचिंग जी, होएगी, जी। बर्निंग होएगी, जी। कभी कभी लिप्स सूज जाते हैं, आंखें सूज जाती हैं। ऐसे पेशेंट बहुत मिलेंगे, बहुत कॉमन हो चुकी है ये बीमारी, जिसको अर्टिकेरिया बोलते हैं। ठीक है, अर्टिकेरिया के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन खाते हैं जी। महीनों तक चलती है। डॉक्टर जितना बड़ा डर्मेटोलॉजिस्ट हो वो ये बात नहीं बता पाता कि कितने दिन में तुम ठीक हो जाओगे। आप उसको 100 बार पूछिए, बोलेंगे हमें नहीं मालूम, ये खाइए। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रही तो स्टेरॉइड्स पे आपको ले आएंगे। मतलब सिंपल बीमारी लग रही है लेकिन बात स्टेरॉइड पे जाती है। ठीक है, 90% ऑफ द पेशेंट्स कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग काली मिर्च। जो घर पे है, काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, देसी घी आधा चम्मच मिला करके सुबह खाली पेट खाइए। और सुबह नहाने से पहले सरसों के तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके शरीर की मालिश कर लीजिए। ठीक है, और कोसे पानी से नहाइए। ये तीनों देखो सिंपल सिंपल मैंने बता दिया, मैंने आपको पूरी रेमेडी बता दी अर्टिकेरिया की। नंबर 1, काली मिर्च का पाउडर देसी घी पाके अपने चाटना है। उसके बाद में आपने थोड़ा सा शरीर की मालिश जितनी आपसे हो सके, 5 मिनट 10 मिनट सरसों के तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके। और तीसरा मैंने कहा कि आप जो है कोसे पानी से, इवन इफ ये अगर गर्मी का सीजन है तो भी आप इंश्योर करो ठंडा ना हो पानी। ठीक है, ये आप करो। तवलीन 90% लोग 15 से 20 दिन में 15-15 साल की एलर्जी दूर हो जाएगी। ये तो आपने मैजिकल वो बता दिया। और अब खुलासा ये कर मैंने दिया। स्किन की एलर्जी की बात की। हाँ जी। अब अगर किसी को साइनस की एलर्जी है, छींकें आती हैं, कभी भी नाक बहना शुरू हो जाता है, कफ कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, एस्थमेटिक अटैक पड़ते हैं, फिर काली मिर्च उठा लो। लेकिन अब जोड़ीदार कौन बनेगा? बताशे, जो सफेद वाले प्रसाद में नहीं चढ़ाते हम बताशे। जी 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 तो जी। 50 ग्राम काली मिर्च, 150 ग्राम बताशे घर में मिक्सी में पाउडर कर लो, और 1 चम्मच पाउडर हल्दी वाले दूध के साथ रोज रात में सोते हुए लेना शुरू कर दो। देखो महीने भर में वो जो 10-10 साल से वो छींके ही नहीं जा रही, वो जो नाक कभी भी बहना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, कहाँ गया? और ये मैं बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ केसेज में तवलीन 80-90% लोग ठीक हो सकते हैं केवल ये करके, विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। 10% से 20% बीमारियों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।
अदरवाइज आप अपनी किचन से अपने को ठीक कर सकते हैं। और ये बात मैं बोल रहा हूँ, लगभग 25 से 30 साल पुराना प्रैक्टिशनर। और ये जो मैंने काली मिर्च घी बताया ना, जी जी। इससे लाखों लोगों को ठीक कर चुका हूँ। काली मिर्च बताशे कॉम्बिनेशन से लाखों लोगों का ये साइनस ठीक कर चुका हूँ। तो काली मिर्च, अब आपको पेट में दर्द हो रहा है तो वहाँ घी नहीं चलेगा, वहाँ काली मिर्च को आपने थोड़ा सा, या तो आप मिश्री ले लीजिए, उसके साथ मिला करके बच्चों को चबा के खिला दीजिए। अब आपको कुछ गलत खाने से जो गैस बना, जिस वजह से पेट दर्द हो रहा है, वो तुरंत ठीक, विद इन 5 मिनट्स ठीक हो जाता है। तो आपको ये मसाले जो है ना, ये बड़े मैजिकल हैं। हाँ। तो एक पॉडकास्ट से काम नहीं चलेगा, एक दिन केवल मसालों पे पॉडकास्ट बनाएंगे तवलीन। मुझे लगता है दूसरे से भी काम नहीं चलेगा, पूरी सीरीज ही बनानी पड़ेगी। आपके बिल्कुल। पास जितना ज्ञान है हाँ। उससे काम नहीं चलेगा। नहीं, हम लोग आपका डिकोडेड है ना, हाँ जी, तो हाँ हम जी। सब चीज डिकोड कर देंगे, डोंट वरी। मकसद ही आपके अपने decoded। किचन को डिकोड कर देंगे। अब आज के एपिसोड का मकसद ही यही था कि हम किचन को डिकोड करें, बट किचन में इतने मसाले हैं और इतनी रेमेडीज हैं कि एक पॉडकास्ट में तो कवर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम करते रहेंगे सो दैट लोगों को फायदा हो और सब हेल्दी रहें, है ना, कोई बीमार नहीं पड़े। यही हमारा मंशा भी है, यही हमारी भगवान को सेवा भी है ना। जी जी जी। सर, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। एंशियंट स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हमने यही सीखा है, यही पढ़ा है। तो ये जो 5 तत्व हैं वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं, और अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या बॉडी में बीमारियां पैदा हो सकती हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम पंचभौतिक शरीर है हमारा। जी तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं को 5 बेसिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जी। तो आकाश जैसे तवलीन, मतलब क्या हुआ, खालिस्तान, जो हमारी बॉडी के जो चैनल्स हैं ना, जिनके थ्रू ब्लड जा रहा है, जिनके थ्रू नर्व्स जा रही हैं, नर्व इम्पल्स जा रही हैं, जिनके थ्रू लिम्फेटिक्स जा रहा है, वो सब आकाश है। ओके। ठीक है। उसके बाद फिर आकाश के बाद फिर अग्नि आता है। तो हमारा जो मेटाबॉलिक पावर है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो जी। हीट है, हम बोलते हैं ना कि जब तक बॉडी में हीट है तब तक हम जीवित हैं। तो ये अग्नि तत्व है। तो ये अग्नि तत्व का मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी का उष्मा, ताप। ओके। तो आकाश, वायु, वायु क्या है, गति के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो आप जो आपका ब्लड मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द वायु महाभूत। ओके। तो अगर हवा नहीं है तो आपको गति नहीं मिलेगी। अगर मैं आपसे तवलीन बोलूं कि बाहर जाओ और देखो हवा चल रही है, तो आप क्या देखोगे, आप पेड़ उसके देखोगे। या। अगर पत्ते तेज तेज हिल रहे हैं जी। तो आप मुझे आके क्या बोलोगे, डॉक्टर साहब हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ। और अगर पत्ता बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, रुका हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि आज हवा हवा नहीं तेज। चल रही है। जी। तो कहने में अव्यक्तो व्यक्त कर्मच है, मतलब वायु वो चीज है जो स्वयं में अव्यक्त है, लेकिन उसके कर्मों द्वारा उसे व्यक्त किया जाता है। ओके। तो बेसिकली अगर एक चीज हम जाने कि वायु क्या करता है, तो वायु चीजों को चलायमान करता है, उनको मूवमेंट्स देता है, उनको गति देता है। ओके। तो हम आकाश जान गए, वायु जान गए, अग्नि जान गए। जी। अब जल, जो हमारे शरीर का 70% तो जल है, आप जानते हैं। जी जी। अब ब्लड भी क्या है, वो भी उसका आधार क्या है, जल है। तो ये हमारा जल महाभूत हो गया। उसके बाद पृथ्वी का मतलब क्या हो गया, मिट्टी। तो आपको कोई मूर्ति बनानी है तो आप क्या करते हैं, मिट्टी इकट्ठी से करते बनाते हैं। हैं, तो बेसिकली yes। हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज एट्रीब्यूटेड टू हमारा पृथ्वी महाभूत, वो ठीक है। मिट्टी हो गया। ठीक है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 बेसिक एलिमेंट्स। आकाश का मतलब हमारे चैनल्स, वायु का मतलब हमारी गति उन चैनल्स के थ्रू, या हम जो चल रहे हैं ये भी वायु का कंट्रीब्यूशन है। अगर हमें वायु ना मिले तो हम चलायमान नहीं रहेंगे, हमारी गति खत्म हो जाएगी। अग्नि का मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म, जो हमारे हीट है हमारी बॉडी में, दैट इज ड्यू टू अग्नि। और उसके बाद फिर जल, मैंने बताया कि 70% ऑफ द बॉडी इज वाटर। वाटर। ठीक है। हर चीज़ का बेस जो भी वहाँ पे हमारा लिक्विड है वो सब जल है। और उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है तो वो हमारा पृथ्वी है। ऐसे जैसे अगर आपने बात की कि इनका बैलेंस और इम्बैलेंस, अगर कोई व्यक्ति बहुत थिन है तो हम ये मान के चलते हैं वहाँ पे पृथ्वी महाभूत की कमी है। ओके। अगर कोई आदमी बहुत थिक है, बहुत मोटा है, ओबीज है, तो हम बोलते हैं वहाँ पृथ्वी महाभूत जो है बहुत अधिक मात्रा में है इसकी बॉडी में। और Okay। जहाँ पे वो सम है, उसके धातु भी सम है, उसका स्ट्रक्चर भी सम है, ना वो पतलों में है ना वो मोटों में है, तो उसका मतलब पृथ्वी महाभूत एकदम बैलेंस स्टेट में है। ओके। जहाँ पे अधिक गति है मतलब वहाँ पे वायु महाभूत अधिक है।
जहां पर कम गति है वहां पर वायु महाभूत कम है, और जहां सम गति है जितना रिक्वायर्ड है तो उसका मतलब वायु महाभूत सही है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि इन 5 तत्वों का बैलेंस में रहना मतलब स्टेट ऑफ हेल्थ, और इन 5 महाभूतों का मतलब 5 बेसिक एलिमेंट्स का जी। ऊपर या नीचे हो जाना इज द स्टेट ऑफ डिजीज। और फिर हम Okay. हर्ब्स के माध्यम से इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस में लेके आते हैं, वही ट्रीटमेंट है। जी। तो फिर सर त्रिदोषी किसको कहते हैं? त्रिदोष। त्रिदोष, सॉरी। त्रिदोष है। तवलीन, जैसे आपने पंच महाभूत बोला, जी। तो हम जब भी बात करते हैं तो 2 तरह के एक फिनोमिनन होते हैं, वन स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज फंक्शन। हाँ जी। अगर मोटे मोटे तौर पे बोलें तो स्ट्रक्चर इज पंचभौतिक, हमारा जो संरचना है, हमारा जो बनावट है वो पंचभौतिक है, मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से मिलके बना है स्ट्रक्चर। एंड इसमें जो फंक्शंस चल रहे हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस, उनको जो 3 एनर्जीज कर रही हैं उनका नाम है वात पित्त और कफ, और इन्हीं को त्रिदोष कहा जाता है। अब तवलीन एक चीज दिमाग में नहीं आ रही, एक 3 एनर्जी जो हमारे सारी क्रियाओं को कर रही हैं, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, हम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं, और उसको हम नाम दे रहे हैं दोष। नेगेटिव वर्ड है काफी, है ना? जी। तो एक्चुअली ये जो वात पित्त कफ है ना, इनका जरा सा अगर रख रखाव गड़बड़ हुआ तो ये विषेट होकर के बीमार कर देते हैं। मतलब इनकी प्रवृत्ति है दूषित होने की, तो इसलिए इनका नाम रखा दोष। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके परिवार में या किसी के परिवार में कोई बच्चा है, उसको जरा सा छेड़ दो वो रोने लगता है जी। तबलीन ध्यान देना, मैं हर चीज उदाहरण देके बताता हूँ ना समझ में आती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा मकसद तबलीन यह है कि हम जो भी बात लोगों को बताएं उनको समझ में आए। हाँ। है ना? तो अगर हम उसे कॉम्प्लेक्स रखेंगे तो फिर वो अर्थहीन हो जाएगा। है ना? तो मैंने बोला कि एक परिवार में बच्चा है जो थोड़ा सा छेड़ने पे रो देता है, तो अक्सर उस बच्चे को हम रोंदू कहने लगते हैं। हाँ। कि इसको मत छेड़ो, ये रोंदू है, ये रोना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है ना वो 24 घंटे रोता है, लेकिन थोड़ा सा छेड़ने पे वो रोने लगता है, तो उसे हमने रोंदू बोल दिया। तो ऐसे ही जरा सा खान पान में गड़बड़ी हुई नहीं, जरा सी हमारी जीवन शैली में गड़बड़ी हुई नहीं, तुरंत वात पित्त कफ बिगड़ जाते हैं, विशिएट हो जाते हैं, हमें बीमार कर देते हैं। तो इसलिए आचार्यों ने बोला ये त्रिदोष है, ध्यान रखना ये दोष है, जरा सा गड़बड़ करोगे दूषित होकर के बीमार कर देंगे। So we have to be very, very careful about food and about lifestyle to keep these 3 doshas in balance. ओके। तो इसलिए इनका नाम रखा त्रिदोष। ओके। तो इनका बैलेंस जब बिगड़ता है तो हम बीमार हो जाते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? सारी बीमारियां, सबकी जड़ यही है। बिल्कुल सारी बीमारियों का जड़ यही वात पित्त कफ है। वात पित्त कफ का इम्बैलेंस में जाना, मतलब आप कोई भी बीमारी मुझसे बात करेंगे कि ज्वर है तो उसमें वातिक ज्वर है कि पित्तज ज्वर है कि कफज ज्वर है, कि वात विषेट होकर आपको बुखार कर रहा है तो वो वातिक ज्वर है, पित्त विषेट होकर आपको बुखार कर रहा है वो पैत्तिक ज्वर है, कफ विषेट होकर आपको बुखार कर रहा है वो कफज ज्वर है। अगर 2 दोष मिल गए, वात और पित्त, वो दोनों मिलके आपको ज्वर कर रहे हैं, बुखार कर रहे हैं, तो वात पित्तज ज्वर है। अगर तीनों मिल गए तो वहां पे सन्निपातिक ज्वर है। अजीर्ण, जैसे आपका पेट खराब हो गया, अब पेट खराब में भी है कि अगर आपको अजीर्ण तो हो गया लेकिन आपको वात दोष के कारण अजीर्ण हुआ। अजीर्ण का मतलब इंडाइजेशन, लेकिन उसमें कारण है वात दोष। ये पता कैसे चलेगा? लक्षणों के आधार पे आपको लक्षण क्या आ रहे हैं। ठीक है। तो वो विष्टब्धाजीर्ण है। अगर आपको पित्त दोष के कारण इंडाइजेशन हुआ तो विदग्धाजीर्ण है, और अगर कफ दोष के कारण अगर आपको अजीर्ण हुआ तो वो आमाजीर्ण है। तो विष्टब्धाजीर्ण के अलग लक्षण है, विदग्धाजीर्ण के अलग लक्षण है, आमाजीर्ण के अलग लक्षण है। रोगी जब हमारे पास आता है तो वो जो सिम्टम बोलता है उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि इसको किस दोष के कारण ये बुखार आया है। ये सिर दर्द है ना, आपको बहुत प्यारी एक बात बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम बेसिकली ये चाहते हैं कि जो यूथ है आप जैसा वो आयुर्वेद को समझे। अगर आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने तो हमारी जो मंशा है ना कि घर घर आयुर्वेद को पहुंचा करके सबको फायदा पहुंचाना, वो पूरी होगी। आप जैसा यूथ हमारे साथ जुड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से जुड़ेंगे आप ना। बिल्कुल सर, यही मैंने बोला ना पहले भी कि यही एम है पॉडकास्ट का और एपिसोड करने का और आपको बुलाने का। अब देखो, हमको सिर दर्द होता है इन जनरल, हम एक गोली खा लेते हैं सिर दर्द की और थोड़ा कहते हैं ठीक हो गए, आगे बढ़ जाते हैं। फिर 2-4 दिन बाद सिर दर्द होता है, फिर एक गोली खाते हैं, और ऐसा हमारा महीनों और कुछ लोगों का सालों चलता रहता है। आप जानते हैं
आयुर्वेद बोलता है कि सिर दर्द 11 प्रकार का होता है। वात दोष के कारण होने वाला सिर दर्द को वातिक सिरशूल बोलते हैं। पित्त दोष के कारण होने वाले सिरशूल को पित्त सिरशूल बोलते हैं। कफ दोष के कारण होने वाले सिरशूल को कफ सिरशूल बोलते हैं। तीनों दोष अगर मिल जाएं तो सन्निपात सिरशूल होता है। कीड़ों की वजह से होने वाला सिरशूल को क्रमित सिरशूल बोलते हैं। बीमारी के बाद, कमजोरी आने के बाद जो सिर दर्द होता है उसे क्षय सिरशूल बोलते हैं। रक्त की कमी के कारण जो सिरशूल हो जाता है उसे रक्त सिरशूल बोलते हैं। उसके बाद उसी में अर्धा विभेदक, जिसको आप माइग्रेन बोलते हो, एक सूर्याव्रत, जिसमें जब जैसे सूर्य उगता है दर्द बढ़ता है, सनसेट के साथ वो दर्द चला जाता है अपने आप ही, तो वो सूर्याव्रत होता है। ऐसे ही एक शंखक होता है जिसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया से कंपेयर करते हैं। एक अनंत बात होता है जिसमें सिर के साथ गर्दन इन्वॉल्व हो जाती है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, 11 प्रकार के सिर दर्द होते हैं और आप एक गोली खा करके उस सिर दर्द को दबा के खुश हो रहे होते हो। तो बेसिकली आप केवल और केवल दर्द को दबा रहे हो, अपने सिर दर्द को क्योर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसको जड़ से जान नहीं रहे हो। हाँ, अगर जड़ से उसको भगाना है, मुक्ति चाहिए उससे, जी। तो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको वातिक सिरशूल है, आपको रक्त सिरशूल है, कि आपको कृमित सिरशूल है। अब देखो, एक बहुत एग्जांपल देता हूँ। एक सिर दर्द ऐसा होता है जिसमें आप अपने घर जाते हैं, मम्मी को बोलते हैं बहुत सिर फट रहा है, मम्मा तेल लगा दो, थोड़ा सा मुझे चंपी कर दो, कोई मुझे मुक्के मार दो, चुन्नी बांध लेते हो सिर पे। मतलब आप एक तरह से सिर पे प्रेशर चाहते हो। और एक सिर दर्द पता कैसा होता है, अगर आपको गलती से कोई आपके घर वाला सिर पे हाथ रख देना कि ला मैं सिर दबा देता हूँ, तो आप हाथ फेंक के मारते हो उसका, डोंट टच मी। इतना टेंडर होता है सिर, इतना दर्द करता है। मतलब एक सिर दर्द में आप कह रहे हो कि मुझे सिर पे मुक्के मारो, एक में कह रहे हो मुझे उंगली भी मत लगाओ। एक सिर दर्द में आप गर्दन साथ में पकड़ रहे हो, एक सिर दर्द में आप यहाँ हाथ लगा रहे हो, एक सिर दर्द में आप कह रहे हो आधे सिर में दर्द है, एक सिर दर्द को आप कह रहे हो जैसे से दिन निकल रहा है आपको सिर दर्द हो रहा है, जैसे सनसेट हो रहा है मुझे आराम आ रहा है। और सबकी एक दवा नहीं, ये नहीं हो सकता, है ना? जड़ सबका अलग अलग है। बहुत गलती हो रही है। अब टाइम है कि हम इसको ठीक करें। अगर हमें बीमारियों से मुक्ति चाहिए, अगर बीमारियों को दवाइयों के माध्यम से दबा के रख के और दवाइयों को बुलाना है साइड इफेक्ट्स के रूप में, तो फिर ठीक है, आप करिए। तो सर ऐसे कोई बॉडी सिम्टम्स, जैसे कभी हमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, हमारे टंग का कलर, जीभ का कलर चेंज हो जाता है, नेल्स का कलर चेंज हो जाता है, ऐसे कोई कॉमन सिम्टम्स जिससे हमें पता चले कि वात, पित्त और कफ का बैलेंस हमारी बॉडी में बिगड़ा हुआ है? देखो, पहले तो तबलीन सीधी सी बात है कि आपने जैसे टंग की बात की है जी, तो अब आपको इन जनरल जब मुंह में छाले निकलते हैं तो आपको बड़े क्या बोलते हैं कि तेरे को पेट में गर्मी हुई हुई है, है ना? अगर आपका स्वाद बिगड़ता है कि आपको स्वाद ही नहीं आ रहा, कहते हैं मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आपका वात विशिएटेड है। जब वात विशिएट होता है तो आपका स्वाद चला जाता है। अगर आपकी टंग पे कोटिंग आ रही है तो मतलब आपका कफ बढ़ा हुआ है। तो वात से टेस्ट गया, पित्त से छाले आए, गर्मी आई, और कफ से कोटिंग आई। तो ऐसे ही जब आपको पफिनेस ऑफ आइज मिलती हैं, आंखों के पे आपको स्वेलिंग मिलती है, काले काले गड्ढे मिलते हैं, अगर काले गड्ढे मिल रहे हैं तो वात दोष बढ़ा हुआ है। अगर पफिनेस ऑफ फेस है, आंखें सूजी हुई हैं, तो कफ दोष बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से हम जैसे आपके सिम्टम होते हैं उस हिसाब से हम दोष को विचार लाते हैं, क्योंकि एक सिम्टम नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम लोग इन छोटे छोटे सिम्टम्स को इग्नोर मारते हैं। बॉडी हमें हर टाइम, बॉडी हमें हर समय मैसेज देती है, नॉक 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 करती है। और ये सिम्टम तो फिर भी बड़े सिम्टम है। छोटे छोटे सिम्टम भी आप देखिए ना, कि आपका मन क्या होता है, आपको समय से भूख लगे जी, आपको समय से प्यास लगे जी, आपको बढ़िया से आपका मोशन अच्छे से हो, यूरिनेशन ठीक से हो, नींद टाइम से आ जाए, आप उठ करके एनर्जेटिक फील करें जी, आपको हेडेक वेडेक नहीं होना चाहिए, एक जो प्रॉपर एक मोटिवेशन होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, वो आपको होना चाहिए। अगर आप उसमें कहीं डेफिशिएंसी पा रहे हैं तो इमीडिएटली यू शुड नॉक टू द डॉक्टर, और आयुर्वेदिक डॉक्टर। फिर मैं कह रहा हूँ तबलीन आयुर्वेदिक डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी वाले डॉक्टर बीमारी ठीक करने के लिए हैं, बीमारी ठीक भी नहीं करते एक्चुअली। प्लीज डोंट माइंड तबलीन, वो कंट्रोल करते हैं, क्योर नहीं करते। क्योंकि आपको जब शुगर होता है, आप अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो दवाई देता है और आप पूछते हैं कब तक खानी है, तो वो क्या बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग। आपको ब्लड प्रेशर होता है, वो दवाई देते हैं, कब तक खानी है, लाइफ लॉन्ग। थायराइड होता है, आपको दवाई देते हैं, कब तक खानी है, लाइफ लॉन्ग। तो कंट्रोल है, क्योर तो नहीं है जी।
लेकिन आप मेरे पास अगर डायबिटीज लेके आएंगे तो मैं पहले तवलीन ये डिसाइड करूंगा कि आपकी डायबिटीज वो कंजेनाइटल है, हेरिडिटरी है या अपथ्यज है, जिसे हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। एंड फॉर्चुनेटली जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से डायबिटीज होती है उनका प्रोपोर्शन 80% है, विच इज एब्सोल्युटली रिवर्सेबल, जिसको हम ओह। क्योर कर सकते हैं, आपको जिंदगी भर के लिए डायबिटिक मेडिसिन से बाहर ला सकते हैं। हम्म। तो एलोपैथ बहुत अच्छा इमरजेंसी में काम कर रहे हैं जी। एंड डेफिनेटली सबको जाना भी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल के लिए एलोपैथ हम्म। अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि मैं अब यहाँ पे भी अपने को इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि अगर आपको लूज मोशंस हैं आप मेरे पास आइए, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से पहली डोज से आपको आराम दूंगा। अगर आपको बुखार है तो आई डोंट नीड एनी एंटीपायरेटिक फ्रॉम एलोपैथिक साइड। अगर आपको दर्द है तो मेरे पास गुगलू है बहुत अच्छा, अशु गुगलू मैं आपको दूंगा। सो कहने का मतलब है कि वो भी भ्रांतियों से लोगों को बाहर लाना है कि लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन स्लो काम करती है, हमें तो तुरंत आराम चाहिए था, उल्टी आ रही थी, दस्त आ रहे थे। तो हमारे पास सब चीज़ हैं जो पहली पहली डोज से आराम करती हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अभी आपका विश्वास नहीं जमा धीरे धीरे। तवलीन अभी विश्वास नहीं जमा, कोई नहीं, जाओ कंट्रोल के लिए उधर चले जाओ। हाँ। लेकिन अगर वहां पर एक शब्द सुनने को मिले कि अब तो ये तो आपको लंबा खाना पड़ेगा, तो चुप करके आ यहाँ जाओ। जाओ। कहाँ पे? आयुर्वेद में जी। कंट्रोल मिलेगा, क्योर भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। एक दो चार चीजें ना लोगों को समझानी है तवलीन, जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी कभी अंग्रेजी मेडिसिन से तुरंत आराम के चक्कर में ना अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं। हम्म। आप कल रात पार्टी में गए, जी। ठीक है जी, अब 2000-3000 लोगों के लिए खाना बना था, शादी की पार्टी थी, ओके, देयर आर फुल चांसेस कि कहीं ना कहीं कंटामिनेशन हुआ होगा, जी जी अनहाइजीनिकली ऑफ कुछ होगा। कोर्स यस। आपने खाना खाया, घर आ गए, सुबह उठे और आपको दस्त लगे हुए, जी। ठीक है, आपके और लोग घर भी तो थे ना, लोग उनको तो नहीं हुए ना, आप पार्टी में गए थे आपको हुए। यस। इसका मतलब है कुछ गलत चीज आपके बॉडी में पहुंच गई गई है, है। जिसको बॉडी बाहर फेंक रही है, क्योंकि वो पेट में नीचे पहुंच गया तो आपको डायरिया करके, लूज मोशन करके निकाल रही है। अगर वो ऊपर रह जाती तो उसको उल्टी उल्टे। करके निकालती। यस। तो बॉडी उस टॉक्सिक चीज को जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं थी उसको बाहर फेंक रही है। जी। लेकिन आप क्या करते हैं, आप इमीडिएटली एक गोली उठाते हैं एंटी डायरियल या एंटी एमेटिक जो, और जाके सीधे ब्रेन से वो जो सिग्नल थे, वो अपना जो एमिटिंग सेंटर है या हमारा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा है उनको स्टॉप किया। क्या कर लिया आपने? आपने बंद कर उस दिया। टॉक्सिक मटेरियल को अपनी आंतों में ही रोक दिया, जी। और उसके बाद आपने उस गोली की तारीफ की, और फिर दोपहर में पिज्जा भी खाया, बर्गर भी खाया। अब वो टॉक्सिक मटेरियल आपके उस फूड के साथ मिक्स हो गया, और मिक्स होकर के ब्लड में मिक्स हो। अनफॉर्चुनेटली अगर वो बॉडी के अंदर चला गया तो अब बॉडी में क्या हो गया, एंटीजन पहुंच गया। जी। उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनेंगे? एंटीबॉडीज बनेंगे। और जब एंटीजन एंटीबॉडी का झगड़ा होगा, एंटीजन क्या है? एक तरह से हमारा जो है चोर है, उसके अगेंस्ट सिपाही कौन है? हमारा एंटीबॉडी है। चोर और सिपाही में झगड़ा होगा तो उस बीमारी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और ऑटो इम्यून डिजीज में क्या खाने को मिलते हैं? स्टेरॉइड्स। जी। और वो क्या करते हैं? आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस। जब आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो आपको फिर दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक yes। बैक्टीरिया अटैक करते हैं। कभी आपको टीबी हो जाता है, कभी आपको स्टेरॉइड से शुगर बन गई, स्टेरॉइड से सब ब्लड प्रेशर बन गया। सो ऐसे एक ना जाल, एक कॉम्प्लेक्स हाँ। जाल बन जाता है। केवल एक आपने क्या, आपने तो एक गोली खाई, उसकी तारीफ भी की, उसने आपकी जो बॉडी अपने आप उस टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाल रही थी उसको उसने रोक दिया अंदर ही। तो इसलिए आयुर्वेद बोलता है कि अगर इफ़ यू हैव ए रीजन कि आपने कल बाहर खाया था तो आपके पास एक कारण है कि जी। उसकी वजह से मेरा कुछ ना कुछ गंदा पहुंच गया जो बॉडी बाहर फेंक रही है, जी। तो उसको फेंकने दो। केवल आपने ये देखना है कि आपको वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हाँ। ना हो। जी। आप पानी पीते रहिए, नमक चीनी का घोल लेते रहिए, सो दैट बॉडी की एनर्जी बनी रहे और सॉल्ट की डेफिशिएंसी ना हो। तो उसके बाद जहां 2-3-4 मोशन हो गए, आप देखना, उसके बाद अगर आपको फिर भी लूज मोशन है और पानी निकल रहा है, तब आप आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना हमारी, उनको खा के अपना उसे रोक लीजिए। लेकिन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अगर हम उसे रोकते हैं तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट ए राइट अप्रोच। वो आपकी एक गोली से रुकी हुई उल्टी या दस्त वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ बन जाती हैं। तो ये हमें जरूर लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि जल्दी के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने को बीमार कर और रहे बड़े हैं। ट्रैप में फंसा रहे हैं। एग्जैक्टली। जो घर में हम रेमेडीज करते हैं और मार्केट में आयुर्वेद मेडिसिन मिलती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है।
जैसे काली मिर्च हमारी औषधि है, हाँ जी। सौंठ हमारी औषधि है, जी। अजवाइन हमारी औषधि है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं, वो मसाले हैं जो अक्सर जो डे टू डे लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ से रिलेटेड, जिनमें ये अकेले भी काम कर जाती हैं। तो हमारे बड़ों ने बहुत शानदार तरीके से इनको किचन में जगह दे दी। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको कि आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप 4 दाने काली मिर्च खा लीजिए। जी। आपको बहुत ब्लोटिंग लग रही है तो अजवाइन चौथाई चम्मच चुटकी भर सेंधा नमक डाल करके आप गर्म पानी से फाकी मार लीजिए। हम्म। तो बेसिकली अगर उनसे आपका काम बन जा रहा है तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो फिर कॉम्बिनेशन शुरू होते हैं। फिर हम क्या करेंगे डॉक्टर, वही काली मिर्च, वही सौंठ, वही पिपली जो आपके किचन में, उन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाएंगे। फिर आपको त्रिकटु चूर्ण करके देंगे। तो वो त्रिकटु चूर्ण जो है वो सौंठ अकेले से, काली मिर्च अकेले से मोर स्ट्रंगर हो गया। अगर त्रिकटु से भी काम नहीं बना तो उसके साथ 10 हर्ब्स और भी बनाएंगे, तो फिर वो आयुर्वेदिक मेडिसिन आप कहना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस। जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आयुर्वेद है मसालों के रूप में, वो हमने किचन में रखवा दिया, वो और उसके हमारे बाद जो सबसे पास है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने अपने पास रख दिया। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, 90% आपकी तकलीफ़ें जो हैं आपके किचन से सॉल्व हो सकती हैं अगर आप उन मसालों का सही से उपयोग करना सीख जाइए। फिर अब प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बहुत हो गई बीमारियों की बात, मेडिसिन्स की बात, कि एक कॉमन मैन है उसकी दिनचर्या में वो क्या क्या करता है, क्या क्या खाता है, उसकी बात करते हैं। सुबह सबसे पहले उठ के हमें क्या करना चाहिए? 1 गिलास पानी। उसके साथ और कुछ नहीं? नहीं, पहले 1 गिलास पानी पी के अपना बिस्तर छोड़िए, और आई होप अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो आप जाएंगे, फ्रेश होके आएंगे। और फ्रेश होके आने के बाद में जो है आप, अगर आपको शौक है कि आप कुछ गर्म पीना चाहते हैं, तो मैं स्ट्रांगली कहूँगा कि चाय तो नहीं दूध वाली, लेकिन ठीक आप, है। हाँ, आप गर्म पानी में सौंफ ले सकते हैं, आप लेमन टी पी सकते हैं, आप थोड़ा सा दालचीनी पानी में डाल के ले सकते हैं, आप जूस 1 गिलास पी सकते हैं उस समय। तो आप ओके। ऐसा कोई भी लिक्विड लेकर के, एंड देन आई विश कि आपको बाहर निकलना चाहिए। 1 घंटा कम से कम आपको जो है फिजिकल एक्टिविटी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ योगा प्रैक्टिस, और कोई आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, वॉक करते हैं, वट एवर यू डू, लेकिन 1 घंटा फिर आपको बाहर निकलना है। ओके। आकर के फिर आप अपना स्नान कीजिए, आप जो भी आपको नित्य कर्म है वो कीजिए, एंड देन उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए, काम पे ओके। जाइए। तो ब्रेकफास्ट से पहले क्या हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट से पहले इन जनरल क्यों खाना चाहते हैं? आप ब्रेकफास्ट के साथ खाइए ना, क्योंकि ओके। ब्रेकफास्ट हमें कैसा चाहिए, जिसमें अच्छा फाइबर हो, जिसमें अच्छा फैट कंटेंट हो, न्यूट्रिशियस फैट कंटेंट हो, और साथ में जो है आपको विटामिन्स भी मिलें। तो वो जो एक तरह से एडिशनल आइटम आप जो है अलग से लेंगे, उससे अच्छा है कि उसको आप ब्रेकफास्ट का ही पार्ट बना लीजिए। आप कम भी खाएँगे और अच्छा भी खाएँगे। तो मुझे लगता है कि ड्राई फ्रूट्स को उस समय ना खा करके सुबह उठते ही, इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर ब्रेकफास्ट। ड्राई फ्रूट्स को ओवरनाइट हम पानी में भिगो के खाएं या फिर बिना भिगो के खाएं? नहीं, भिगो के खाना सदैव अच्छा होता है, क्योंकि इन जनरल हम लोग जैसे बादाम खाते हैं तो बादाम की तासीर गर्म होती है, लेकिन जब आप पानी में भिगो के रखते हैं तो वो सम हो जाता है, तो आपको गर्मी नहीं करता। तो आप जैसे मुनक्का है, तो मुनक्का भी जब भीग जाता है, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि पेशेंट को कि आपको भिगोना है, लेकिन अच्छे से धो करके भिगोइए, सो दैट जिस पानी में ये ड्राई फ्रूट्स आपने भिगोए हैं, सुबह उस न्यूट्रिशियस पानी को भी आप पी लीजिए। ओके। क्योंकि आप जब मुनक्का जो है बीज निकाल करके भिगोते हैं, तो उसका पूरा एक्सट्रैक्शन रस का, उसके पूरा न्यूट्रिशन उस पानी में आ जाता है। एंड पानी का तो एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि मुनक्का तो पेट में जाएंगे, फिर डाइजेस्टिव प्रोसेस होगा, फिर वो आपके लीवर से उसका पूरा एब्जॉर्प्शन होकर के आपको एनर्जी मिलेगी। और वो पानी तो एक तरह से मीठा पानी तुरंत एब्जॉर्प्शन होगा और आपको तुरंत तुरंत एनर्जी देगा, आपको मोटिवेट करेगा काम करने के लिए, दिन भर के लिए आपको एनर्जी मिल रही है। तो जी। बहुत अच्छा है कि आप पानी में भिगोइए, मुनक्का भिगोइए, अंजीर भिगोइए, बादाम आप खाइए, अखरोट आप खाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगेन मात्रा, हम्म। 4 से दाने बादाम के, 2 गिरी अखरोट की, 1 या 2 अंजीर, और 4 से 6 मुनक्का, मुझे लगता है कि अच्छा एक मल्टीविटामिन चला गया, एक अच्छा फाइबर चला गया, अच्छा एक फैट चला गया, बादाम में भी तेल होता जी। है। तो बहुत अच्छा है कि आप नाश्ते में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, कंडीशन प्रोवाइडेड कि आपको वो ड्राई फ्रूट अच्छे से पचते हैं। नहीं तो पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कीजिए।
ओके, आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए हमारा, वो थोड़ा एग्जाम्पल दे के आप एक्सप्लेन कर दो। देखिए, मकसद सीधा सा है कि आपको अच्छा क्वांटिटी में फाइबर जाना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन जाना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में फैट जाना चाहिए। मैं फैट के लिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि फैट खाना चाहिए। तवलीन, एक बात ध्यान रखना, आजकल लोगों की टेंडेंसी हो गई है, वो कहीं ना कहीं घी तेल से बहुत दूरी बना रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो राइट। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे बड़ों ने डाइट को हमारा तैयार किया, जो कंप्लीट डाइट जिसे बोलते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट तीनों को रखा है। जी, तो हम उसमें से एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को कैसे हटा सकते हैं? बिल्कुल। तो ये जो हम घी तेल नहीं खा रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है आज हम जो इतने कमजोरी महसूस करते हैं, इतने जो हम बीमार होते हैं। घी तेल मस्ट बी द इंटीग्रेटेड एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डेली फूड। हमें जरूर घी और तेल खाना चाहिए, क्योंकि हम अनजाने में, और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स आजकल पता नहीं किस लिए बोल रहे हैं कि आप, यहाँ तक कि मैंने तो ये सुना कि छोका भी क्यों लगा रहे हो तेल में, पानी में लगाओ। जी, जी, है, मतलब तेल चाहिए ही नहीं बिल्कुल। जी। और तेल की महिमा मैं आपको तबलीन अभी बताऊंगा। तेल तो वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा असेंशियल है, इसलिए आपने मेरी बातें सुनी होंगी और पहले मेरे वीडियो देखे हो। मैं तो बोलता हूँ खूब तेल खाओ, खूब तेल लगाओ, बोलता हूँ ना मैं। जी, तो अभी जी। बताऊंगा मैं क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या विज्ञान है। आई विल एक्सप्लेन यू। तो ओके, कहने का मतलब यह है कि आपको सुबह नाश्ते में बढ़िया से फाइबर के लिए आप होल ग्रेन व्हीट लीजिए। ठीक ठीक है। है, आप मतलब आप बाजरा लीजिए, ज्वार लीजिए, रागी लीजिए, आप मक्का खाइए। ये आपके बढ़िया सोर्स हैं, न्यूट्रिशन भी अच्छा है, फाइबर भी अच्छा है, और साथ में आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए। आप कर्ड आप ले सकते हैं, वो 3 सीजन जिसमें दही रिकमेंडेड है। ओके, 3 सीजन में दही रिकमेंडेड नहीं है। ओके। ठीक है, कौन-कौन से? और अनफॉर्चुनेटली वो 3 सीजन तवलीन जिसमें हम सबसे अधिक दही खा रहे हैं, उन 3 सीजन में आयुर्वेद बोलता है कि दही नहीं खानी चाहिए। ठीक है, वो 3 सीजन है, शरद ग्रीष्म च अपि बसंतेषु प्रायसो दधि गरितम। शरद ऋतु मतलब ऑटम। हुँ, ठीक है, जी। ग्रीष्म का मतलब गर्मियां, समर्स, जिसमें हम अच्छा, सबसे अधिक खा रहे सबसे हैं। ज़्यादा दही और लेते हैं। बसंत ऋतु जी, मतलब स्प्रिंग। इन 3 ऋतुओं में प्रायसो दधि गर्हितम, ये शास्त्र बोल रहा है, प्राय दधि नुकसान पहुंचाती है। और वो 3 सीजन जिसमें हम सबसे कम दही खाते हैं, हेमंत शिशिरे चापि वर्षाशु दधि सस्यते। हेमंत ऋतु मतलब अर्ली विंटर, शिशिर मीन्स लेट विंटर, और वर्षा ऋतु में दही प्रशस्त है, खाइए। तबलीन बहुत सारी त्रुटियां हो रही है। फिर आज मैं तो कह रहा हूं जाने अनजाने जी, बहुत मिस्टेक्स हो रही है। दही को क्या मानते हो आप, ठंडा है गरम? दही को मेरे बड़े बुजुर्ग तो कहते थे कि दही की तासीर गर्म होती है। बिल्कुल सही, आपके बड़े सही बोलते थे, लेकिन 99% लोग दही को तवलीन ठंडा बोलते हैं। ये मैंने सुना है। हमारे शास्त्र बोलते हैं दधि उष्णम, दही गर्म है। दधि उष्णम दीपनम स्निग्धम कषाय अनुरसम गुरु, पाके अम्ले ग्राही, पित्त अस्र शोथ मेदा कप्रदम। पित्त को बढ़ाने वाली है, गर्म हीट, है ना, जी, तो जी। पित्त की अगर बीमारी है, आपको हीट, एसिडिटी है, तो वो ठंडा करके आप फ्रिज से निकाल के खा के तो मुझे आराम पड़ गया। तो ये वैसे ही है जैसे आप सिर दर्द का प्रॉपर डायग्नोसिस जी, आपने नहीं जी। बनाया, बस दर्द की गोली खा के आप कह रहे हैं मेरा दर्द ठीक हो गया। आपके दांत में दर्द हो रहा था, कैविटी थी, वो कैविटी नहीं आपने फील कराई, आपने गोली खा ली और आप कह रहे हैं मैं ठीक हूँ। तो ठीक नहीं है, वो तो एक तरह से एक लाक्षणिक आपको आराम मिल गया। तो वो ठंडी ठंडी फ्रिज से निकाल के या मिट्टी के सकोरे से निकाल के आपने दही खा ली तो आपको आराम पड़ गया, लेकिन दही पित्त को बढ़ाएगी। ओह! अस्र मीन्स रक्त को दूषित करने वाली। आपको कोई भी स्किन डिजीज है, आपको दही नहीं खानी, ओके, रक्त को दूषित करती है। शोथ, आपके शरीर में सूजन है, चाहे वो जोड़ों में सूजन है, चाहे वो कहीं पर भी आपको स्वेलिंग है, आपको दही नहीं खानी। ओके। वेट को बढ़ाने वाली है, आपके मैदा को बढ़ाने वाली है। तो वो कोई भी व्यक्ति जो मोटापे से मुक्ति चाहता है, उसको पहले दही छोड़ना होगा। रियली? यस, पित्त अस्र शोथ मैदा, ठीक है, कफ प्रदम, और कफ की बीमारियां जितनी हैं उन सब में दही को छोड़ना। आपको कंजेशन जब चेस्ट में होता है जी, जी। तो मम्मी देती है दही आपको? नहीं। नहीं देती। कफ की बीमारी जहां हुई वहां पे दही को हटाना है। तो कफ की बीमारी भी कौन बता रहा है? चरक बता रहे हैं। मैदा भी कौन बता रहा है? चरक बता रहे जी, हैं। शोथ भी कौन बता रहा है? चरक चरक बता बता रहे रहे हैं। हैं। यस। पित्त भी कौन बता रहा है? चरक बता रहे हैं। हुँ, अस्र भी कौन बता रहा है? चरक बता रहा है।
तो इसलिए जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हैं तब तो आपको बिल्कुल नहीं खानी। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो आप उन 3 सीजन में जिनमें रिकमेंडेड है दही, उनमें आप सुबह दही का सेवन कर सकते हैं। केवल सुबह? सुबह, यस। ठीक है। इन जनरल दोपहर में भी अलाउड है, लेकिन ना नक्तम दधि मुंजीत, रात में दही कभी ना खाएं, ठीक क्योंकि है। दधि अभिसंध्या नाम। तब इन सब चीज के पीछे विज्ञान है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया। दधि अभिसंध्या नाम, दधि पैसेज ब्लोकर है। अगर आप रात में खाते हैं और उसके बाद आप सीडेंटरी हो जाते हैं, आप रात में आपका कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो जाकर के आपके पैसेजेस ब्लॉक करेगी। दही डायबिटीज पैदा करने में तीसरा सबसे बड़ा कारण है। दही की वजह से आपको ब्लड प्रेशर रहता है, दही की वजह से आपको हार्ट ब्लॉकेजेज होते हैं, दही की वजह से ओवरनाइट आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो वो कोई भी व्यक्ति तवलीन जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, दौड़ भाग नहीं करता, खेलता कूदता नहीं है, उसको दही से दूरी बना लेनी चाहिए, फायदे में रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, फायदे में रहेगा। तो हमें इस सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमारा ब्रेकफास्ट जो है, इट शुड बी फुल ऑफ फाइबर, नंबर 2 फुल ऑफ प्रोटीन अच्छी मात्रा में, फिर फैट हो हमारा, और साथ में जो है हमारे मल्टी विटामिन्स के रूप में न्यूट्रिशन हमारा साथ में जाए। तो इस तरह से हम कोई ग्रेन चूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ हम आटा भी यूज करें तो चोकर वाला यूज करें, हम बाजरा यूज करें, ज्वार यूज करें, रागी यूज करें, हम बेसन का चीला बना लें, हम कुछ भी ऐसा सुबह बना सकते हैं। दही के साथ ले सकते हैं, सब्जी के साथ ले सकते हैं, दाल के साथ ले सकते हैं। और मैंने अभी देखा मैंने प्रोटीन पे और फैट पे जोर दिया जी, ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं बोला? क्योंकि बाय डिफॉल्ट कार्बोहाइड्रेट हमारी हर चीज में है। अगर हम फ्रूट्स ले रहे हैं, सुबह का समय फ्रूट्स खाने का भी बेस्ट होता है। सुबह का समय फ्रूट्स खाने के लिए बेस्ट है, फाइबर है। ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं हम फ्रूट्स? बिल्कुल ले सकते हैं आप, फ्रूट्स ब्रेकफास्ट का पार्ट बनाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अपना साफ सुथरा आपके विटामिन जा रहे हैं, फाइबर जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है। तो इस तरह का हेल्दी आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, एज पर योर विश एंड आपकी जो भी चॉइस है, आप उसके हिसाब से आप क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं। मात्रा कम कर सकते हैं। अगर कोई बोले मेरे से नहीं, मेरे को बाजरा की रोटी नहीं पचती, आधी खा लीजिए, कम क्वांटिटी में ले लीजिए, उसके साथ कॉम्बिनेशन खुश्की ना आए, ऊपर से घी लगा के लीजिए जी। तो हमें बहुत ज़्यादा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल है। लेकिन हमने अनुशासित तरीके से कोशिश रहे कि हम हर चीज़ को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें। हल्का सुपाच्य ब्रेकफास्ट, जिसे खाने के बाद हमें काम करने की इच्छा जागृत हो, हमें पेट खराब ना हो जाए, हमें डकार ना आने लगे। ये चीज़ें हर व्यक्ति की अपनी अग्नि है। एक प्रकरण आया है जब चरक में पूछा गया कि एक व्यक्ति का आहार कितना हो, मात्रा के संबंध में प्रश्न आया, तो वहां पर जवाब आया अग्नि बल के अनुसार। तबलीन आप 2 रोटी खा करके अपने को बहुत फिट रखते हैं, लेकिन आपसे बहुत पतली आपकी सहेली वो 4 रोटी खाती है तब फिट रहती है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना मेरे से पतली है वो 4 रोटी, उसका अग्नि बल उसको 4 रोटी, उसको अगर हम 2 देंगे तो वो शायद भूख से परेशान हो जाएगी, आपको 4 देंगे तो आप अजीर्ण से परेशान हो जाएंगे। सबका मेटाबॉलिज्म अलग है। तो इसलिए देखिए, इतने इंटेलिजेंट थे हमारे महर्षि, उन्होंने कोई क्वांटिटी नहीं दी कि हर व्यक्ति को इतने ग्राम आटा, इतने ग्राम, नो। वो बोलते हैं कि हर व्यक्ति के अग्नि बल के हिसाब से जी। अग्नि बल के हिसाब से मतलब कितना खाना आप अच्छे से पचा पा रहे हैं, उतना खाना ही आपकी खुराक है। एक सूत्र आया है जिसमें कहा गया है, उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगो उत्सर्गो यथा उचित लघुता अच्युत पिपासा च जीर्ण आहारस्य लक्षणम। आप कहेंगे कि कैसे पता लगे मेरा आहार अच्छे से पच रहा है मुझे, है ना? तो उद्गार शुद्धि, आपको उद्गार आए, डकार आए, लेकिन शुद्धि की आए, वो खट्टी डकारे ना आए। ओके। और उत्साह, आप भोजन किया आपने और काम करने की इच्छा जागृत होगी, लो भी अब खाना खा लिया, बताओ क्या काम करना है, एनर्जेटिक फील करें। उद्गार शुद्धि उत्साह वेगो उत्सर्गो यथा उचित है। आपके मल मूत्र एकदम टाइम से, बस सुबह उठे एकदम पानी का गिलास पिया, प्रेशर बना, गए, विदिन 2 मिनट्स बाहर तसल्ली के साथ। दिन में 3 बार आप जो है 24 घंटे में पेशाब करने के लिए गए, खुल के पेशाब आया, तो वेगो उत्सर्गो यथा उचित है। लघुता, आपके शरीर में हमेशा हल्कापन है। छुत, टाइम से छुत और पिपासा मीन्स भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो मतलब आप जो खाना खा रहे हैं वो ठीक खा रहे हैं।
उसकी मात्रा भी ठीक है, हम्म। उसकी क्वालिटी भी ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन भी ठीक है, खाना खाने का समय भी ठीक है और खाना खाने का तरीका भी ठीक है। लेकिन शर्त क्या है? उद्गार शुद्धि के आने चाहिए, खट्टे नहीं आने चाहिए। खाना खा के हर समय काम करने का उत्साह होना यस। चाहिए। आपके वेग मलमूत्र के अब आराम से पास होने चाहिए। आपके शरीर में हमेशा हल्कापन लगना चाहिए। भूख प्यास समय से लग जाए। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। ये सब होगा तो अपने आप ही आ जाएगी। आपने कॉम्बिनेशन की बात की। बहुत सारे लोग, स्पेशली मेरे घर पे तो नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में पराठे बनते हैं। अब पराठों के साथ अचार दही का कॉम्बिनेशन होता है। तो मुझे ये पूछना है कि जो लोग दूध या चाय लेते हैं, दूध बेस्ड बेवरेज लेते हैं अपने अचार के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन। इन जनरल देखिए, अगर आप सीधे सीधे सिट्रस पे आ गए हैं तो वहां पर दूध को अवॉइड करना चाहिए। आप किसी सब्जी के साथ परोठा ले रहे हैं, जी। आप लौकी, तोरी, टिंडे, परमल की सब्जी के साथ परोठा ले रहे हैं और फिर दूध पी रहे हैं, तो मैं अलाउ कर दूंगा। लेकिन अगर आप वहां पे अचार जैसे सिट्रस चीज साथ में ले आए तो वहां पर फिर आपको गैप देना पड़ेगा, क्योंकि एज सच सिट्रस चीजों का दूध के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। और दही का? हाँ, दही तो अपने आप में सिट्रस है, दही दही ले आप ले सकते हैं, दही आप ले सकते हैं, लेकिन दूध नहीं। और ब्रेकफास्ट में एक और चीज़, लोग स्प्राउट्स खाते हैं। तो हम कौन कौन सी दालें स्प्राउट करके, अंकुरित करके खा सकते हैं? मेरे ख्याल से उसमें सबसे अच्छी तो चने की दाल है। आप चना अंकुरित कीजिए, मोठ अंकुरित कीजिए, और भी आप जो दाल आपको स्वाद लगती है आप सब अंकुरित करके खा सकते हैं। तो उसमें बेसिकली आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा, अच्छा फाइबर मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो चना है, काला चना, दैट शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्प्राउट्स। लंच में क्या खाया जाए कि जिसको खा के हमें बाद में लेथार्जिक फील ना हो और काम करने की मोटिवेशन खत्म ना हो जाए? बिल्कुल, देखो लंच भी हमको बैलेंस्ड खाना है। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा अच्छा कार्बोहाइड्रेट जाए, अच्छा प्रोटीन जाए, अच्छा फैट जाए, अच्छे अपना न्यूट्रिशन जाए। और फिर आपने कहा कि जैसे हमें बाद में आलस ना आए, तो फिर आपको 5 पॉइंट याद रखना है: क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन, खाने का समय और खाना खाने का तरीका। एक बहुत सिंपल सी बात आपको बताना चाहूँगा कि तरीका मैंने बोला, क्वालिटी आप समझ सकते हैं, हाँ। क्वांटिटी आप समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी आजकल हम लोग बातें करने लगे हैं कि कौन सी जी। 2 चीज़ें एक साथ खानी चाहिए, कौन सी 2 चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए। जी। फिर आप टाइमिंग भी, हम सब कहते हैं समय पे खाना खाओ। तरीका को लेके आपको नहीं लग रहा तवलीन की तरीके हाँ, से क्या कि मतलब है? तरीका क्या होगा? खाना तो खाना होता है। देखो, खाने को लेके एक चीज मैं तवलीन बताता हूँ कि खाने के 2 पार्ट होते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड। जी। अगर आपने एक अपना प्रिंसिपल बना लिया कि सॉलिड को पीऊंगी और लिक्विड को खाऊंगी, तो समझ लीजिए कि फिर आपको खाना कभी परेशान नहीं करेगा। वो जो लिथार्जी आप नहीं होना चाहते, जी। आप जो खाना खाने के बाद सुस्ती आ जाती है उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो अपना खाना खाने का तरीका ऐसा करना है कि लिक्विड को खाना है और सॉलिड को पीना है। कैसे? कैसे? आप सॉलिड है आपके जो है ना, उसको इतना च्यू करना, इतना चबाना है मुंह में कि जब वो नीचे उतरे फूड पाइप से, ओइसोफेगस से, तो वो रस बन करके उतरे, तो उसे बोलते हैं Okay. सॉलिड को पीना। ओके। और अगर आपने लिक्विड को खाना है तो उसका तरीका क्या हुआ कि पानी आपने साथ रखा या छाछ आपने साथ रखा, तो आपने उठा करके एक सिप लिया और वापस से रख दिया, फिर एक सिप लिया, वापस से रख दिया, फिर एक सिप लिया, फिर, तो इसे बोलते हैं लिक्विड को खाना। तो वो जो आदमी सॉलिड को पिएगा और लिक्विड को खाएगा, तो उसको फिर इन जनरल अजीर्ण या इंडाइजेशन कभी परेशान नहीं करेगा। ठीक है। और फिर जब शाम होती है, शाम को भूख लगती है, आपने बोला कि ज़बान तो चटकोरी होती है, तो अब हमारा मन करता है कि हम बाहर से कचौड़ी खाएं, मोमोज खाएं, समोसा खाएं, ये सब इतनी चीज़ें। अच्छी अच्छी बातें करते करते बदमाशी पे उतर रही हो तवलीना। देखो, मन करता है, मैं तो सच बोल रही हूँ, सबका मन करता है। नहीं, मन करता है तो यहाँ पे भी कुछ हेल्दी चीज हम चूज कर सकते हैं। देखो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ तो मैं डेफिनेटली मोमोज सोमोज तो अलाउ करके नहीं जाऊंगा। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप लंबा गैप आ रहा है बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, कि आप जॉब पे गए हुए हैं, आपने 1 बजे लंच किया, फिर आप 9 बजे ही डिनर करेंगे, बीच में भूख लगती है, तो आप भुने चने ले सकते हैं,
आप मुरमुरे ले सकते हैं, भुने चने मुरमुरे में प्याज टमाटर डाल करके आप भेलपूरी तैयार करवा सकते हैं, ठीक है। आप एक एप्पल ले सकते हैं उस समय, तो कुछ हेल्दी आप चूज कर लीजिए। आप थोड़े से मखाने आप ले सकते हैं रोस्ट करा करके, तो कुछ हेल्दी के लिए जाइए। ये बाहर का जो कच्चा मैदा और ये मोमोज और पिज़्ज़ा बर्गर कचौड़ी, मुझे लगता है कि वी शुड अवॉइड। और डिनर में वही कि डिनर में वही रोटी और अपने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का बैलेंस रखें। हाँ बिल्कुल, हमेशा हमें खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और इसमें भी कार्बोहाइड्रेट जो है, मैं कह रहा हूँ आपको बाय डिफॉल्ट हर चीज में है। कार्बन आप बेस्ड आप फ्रूट्स। चावल खा रहे हैं जी। तो 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट चला गया। आप व्हीट ले रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं, उसमें 60-70% चला गया। फ्रूट ले रहे हैं तो उसमें सब जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट कार्बोहाइड्रेट जाता है। ध्यान हमने देना है कि प्रोटीन का हमने क्या लिया, फैट हमने इंटीग्रेट किया कि नहीं किया। क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बहुत बड़ी मिस्टेक हम कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आप लोग तो कर ही रहे हैं कि जी। पतला रहने के लिए दौड़ नहीं लगा रहे, वर्जिश नहीं कर रहे, योग नहीं कर रहे, क्या करते हैं, खाने में वो खाने को कट कम कर कर दो, रहे हैं, yes। मीठा नहीं खाएंगे, फैट नहीं खाएंगे, और फिर मीठा बाय डिफॉल्ट पहुंच रहा है। आप सीधे सीधे डायरेक्ट शुगर नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी रोटी से, चावल से, सब्जियों से और अपना फलों से मीठा पहुंच रहा है ना। लेकिन फैट आप जो छोड़ के बैठे हैं, वो अपने साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप जानते हैं हम सब कमज़ोर हैं, हम सबकी हड्डियों में दर्द होता है। छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे लड़के 25, 30, 35 साल के आके हमको जोड़ों में दर्द की शिकायत कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और जानते हैं उसके पीछे क्या कारण है? हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। और किस लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, बस एक एग्जांपल दूंगा आपको। आपको जब कमजोरी लगती है तो आप चाहते हैं कि आप विटामिन लें, विटामिन जी। ए, बी, सी, डी। बी एंड सी वाटर सोल्यूबल है, हम सब जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं। जी। विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन फैट के साथ होता है। अगर आपने फैट नहीं लिया तो आपने जो भर करके एक बड़ा गिलास गाजर का जूस पिया, ये दिमाग में रख के कि विटामिन ए बॉडी में पहुंचेगा, आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, आपकी आंखें अच्छी होंगी, वो सब वेस्ट है अगर आपके इंटेस्टाइन में फैट नहीं है तो। गुड फैट। गुड फैट नहीं है तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो इसलिए वो जो मेरे चिकित्सक, वो जो मेरे डाइटिशियंस जो ये फैट से आपको दूर कर रहे हैं, मैं तो उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये विटामिन ए और डी का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। जानते हैं जब आप विटामिन ए को बॉडी में पहुंचाते हैं, इंटेस्टाइन में पहुंचाते हैं, तो वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो तो डरता है पानी से, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर उसको घी प्रोटेक्ट करके अंदर ना लेकर के जाए। जब आप घी खाते हैं तो बाइल साल्ट्स जो हैं वो निकल करके आते हैं गॉल ब्लैडर से, और वहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, और माइसिली बनते हैं, फैट के ड्रॉपलेट्स बनते हैं। उन ड्रॉपलेट्स में जाकर विटामिन ए और डी चढ़ जाता है, सुरक्षित हो जाता है, एंड देन इट गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द सिस्टम, और आपको फिर विटामिन ए और डी की पूर्ति होती है। तो आप छोड़ के नहीं बैठ सकते एक्चुअली, ये तीनों चीज़ों को आपको लेना चाहिए जी। और दूध कब पिएं, मतलब डिनर के बाद मोस्टली देखिए, अगर बच्चों की बात करें तो दूध कभी भी पी सकते हैं, क्योंकि वो उछलते कूदते हैं, ग्रोइंग एज वाले बच्चे, ठीक है। लेकिन अगर बड़े की बात करें तो एडल्ट्स को दूध जो है आफ्टर डिनर पीना चाहिए। ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुबह 1 गिलास पानी, दोपहर में 1 गिलास छाछ, और रात में 1 गिलास दूध जो पीता है उसको वैद्य के दर्शन करने की, मतलब डॉक्टर के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना अच्छा मतलब बतलाया गया है। तो रात्रि में दूध पिएं, लेकिन बहुत ध्यान रखें, दूध A2 हो, हल्का उबला हुआ हो, और नंबर 3, दूध को कभी भी अकेले ना उबालें। उसमें जब उबालें तो हल्दी का एक टुकड़ा डाल दें, या आप अदरक का एक टुकड़ा डाल दें, या पिपली का एक टुकड़ा डाल दें। इन 3 चीज़ों को आप इंश्योर करें कि दूध मस्ट बी A2 टाइप, नंबर 2 उबला हुआ होना चाहिए, और नंबर 3 अकेले ना उबला हुआ हो, कोई ना कोई हमारा जो मसाला है उसमें जरूर पड़े, तो दूध आपके लिए हमेशा पोषक रहेगा। तो जो हम ठंडे शेक्स पीते हैं या कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, दूध को ठंडा नहीं पीना चाहिए? देखिए, अब यहाँ पर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। आप बनाना शेक पीते हैं, आप मैंगो शेक पीते हैं, एज पर आयुर्वेद ये रिकमेंडेड नहीं है कॉम्बिनेशन। यस, दूध का इन जनरल फ्रूट के साथ लिया जाना अवॉइड करना चाहिए। जरा सा भी अगर सिट्रस फ्रूट है तो आप दूध के साथ ले करके, मतलब आप अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
तो इन जनरल आप दूध अलग लीजिए, फ्रूट अलग लीजिए, शेक्स बना के पिया जाना इज नॉट ए गुड आइडिया। अब लास्ट एंड करते करते एपिसोड में मैं आपसे एक रैपिड फायर लेना चाहूँगी। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। बस एक एक वर्ड बोलूँगी जो हमारी किचन में या घर में उपलब्ध है, आप उनका मुझे बेनिफिट्स बताना, जी। ठीक है? सबसे पहले हल्दी से शुरू करते हैं। हल्दी हमारा बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, हल्दी इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, हल्दी इज एनाल्जेसिक। तो कभी भी अगर आपको चोट लगे, आपको कोई स्प्रेन आ जाए, तो हल्दी का दूध इज द बेस्ट चॉइस। अदरक। अदरक इज ए वेरी गुड एपेटाइजर। अगर आपको लगता है कभी आपकी भूख की कमी आई है, तो आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके खाना खाने से 15 मिनट पहले लेना शुरू कीजिए। 3-4-5 दिन में आप देखें आपकी भूख खुल जाएगी। पुदीना। पुदीना एक बहुत अच्छा पेट को ठंडा करने वाली चीज़ है। अगर आपको कभी भी गर्मी लगती है पेट में या पेट में दर्द है, तो पुदीने का अर्क बहुत अच्छे से मिलता है। जी। उसकी 4-6 बूंद जो है वो लेकर के थोड़े पानी मिला करके पीजिए। देखिए आपका पुदीना जो है आपको गर्मी शांत करेगा, आपके पेट के दर्द को भी दूर कर देगा। धनिया। धनिया इज अगेन ठंडा। तो जिन लोगों को पेशाब खुल करके नहीं आता, या Okay. धनिया का प्रयोग थायराइड के पेशेंट्स के लिए भी बहुत रिकमेंडेड है। ओके। तो यस, अगर आप धनिया को भिगो करके आप सुबह लेते हैं तो पेशाब भी खुल करके आता है। और धनिया जो है वो थायराइड के पेशेंट जो है वो भी उसके पानी को पी सकते हैं। अजवाइन। अजवाइन इज बहुत अच्छा एंटी ब्लोटिंग। जब आपको पेट में अफारा होता है, गैस बन रही होती है, तो अजवाइन का 1/4 चम्मच चुटकी भर नमक डाल करके आप दिन में 2 बार फाँकी मारिए गर्म पानी से, आपको पेट में जो भारीपन रहता है, अफारा रहता है, वो रहना बंद हो जाएगा। एप्पल। एप्पल इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, हाँ है ना? जी। और आपको जब भी एनीमिया है तो कहते तो है कि 1 सेब रोज खाओ, डॉक्टर से दूर रहो, तो खाओ ना, क्या दिक्कत है। केला। केला इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। कभी कभी हमें लूज मोशंस लगते हैं तो वहाँ पर इमीडिएट रिजल्ट देता है। आप केला जो है आप 2 केले सुबह शाम खाइए, तो मुझे लगता है कि आपको पेट में ठंडक भी मिलती है, आपका जो लूज स्टूल होता है वो भी बंद के आता है। बस डॉक्टर साहब, मेरी लिस्ट तो खत्म हो गई, लेकिन ये लिस्ट इस एपिसोड की खत्म हुई है, अगली एपिसोड की नहीं, क्योंकि इस एपिसोड में हम सारा आयुर्वेद का ज्ञान नहीं तवलीन, निचोड़ बहुत के। बड़ा है ये विषय, बहुत बड़ा है जी। हम लोग जो है डेफिनेटली अगले पॉडकास्ट में और किचन रेमेडीज पे बात करेंगे, सो दैट 90% लोगों की जो है वो डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स की विजिट हमने कम करानी है। जी। तभी मजा है ना आयुर्वेद पढ़ने का। हम अब इस मिशन पे निकल जाते हैं कि हम बिल्कुल। उनकी डॉक्टर विजिट्स कम करा देंगे। तो आई होप आई विल सी यू वेरी सून अगेन। बिल्कुल, मैं आऊंगा तब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर एंड ऑल द कमिंग। बेस्ट टू यू। एंड आपका Thank जो you. ये डिकोडेड पॉडकास्ट है जिसमें जी। आप सारे रहस्यों को जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है डिकोड कर देते हैं, जी। ये बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।